वॉट अ नाइट एज एन इंडियन स्पोर्ट्स फैन, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर हम लोग बातें करें तो इतने तगड़े मैचेस देखने को मिले। गुजरात और मुंबई इंडियंस का जो मैच हुआ है, जो हम लोग हाइप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एकदम लिव अप करके दिखाया उसने, कह सकते हैं। हाँ, मतलब बारिश ने भी अपना पूरा स्पॉइल स्पोर्ट प्ले करने का ट्राई करा था, पर एंड में जाते जाते फिर वो एक ओवर का मैच होना और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया था। बारिश की वजह से और बेटर ही हो गया ऐसा लगता है। और बारसा भाई, बहुत उम्मीदें थी इस साल की ट्रेबल जीतेंगे, बट जो लोग ब्रो स्पोर्ट्स को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, हम बारसा फैन एंड बहुत बुरा लगा देखकर। खैर उसकी बातें तो आज नहीं करेंगे, बट ऑल्सो बीइंग एन इंडियन, आज ऑपरेशन सिंदूर भी हो चुका है, फाइनली स्ट्राइक हुआ। एंड आई थिंक भाई हमने तो सोचा था कि हम लोग बारसा वाले मैच के बाद रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, बट उसके बाद बीच में वो न्यूज़ आ जाती है एंड देन वी केप्ट फॉलोइंग दैट न्यूज़, तो उसके चक्कर में काफ़ी लेट कर दिया हमने। काफ़ी अच्छी शुरुआत है एंड होपफुली जो भी ज़रूरतें हैं इस बार पूरी करी जाएंगी एंड कोई मतलब अपने हाथों को रोका नहीं जाएगा होपफुली। बट मोर ऑन दैट, आज हम लोग बातें करने वाले हैं एसेंशियली गुजरात वर्सेस मुंबई का मैच जो है उसकी बातें करेंगे डिटेल में। उसके चलते हुए क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या हो गया भाई, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो वो है, हर एक टीम के भी क्या क्वालिफिकेशन चांसेस हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग अभी डेवलपमेंट्स बन के आए हैं आफ्टर द जीटी वर्सेस मुंबई गेम। खुल चुका है टेबल पूरा, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक ऑनेस्ट फ्रैंक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 प्रीव्यूज करने वाले हैं, केकेआर और सीएसके का जो आज मैच हुआ था होना है रादर, और कल जो मैच होना है पंजाब दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली के हम लोग बात करेंगे तो मैं थोड़ी सी बात एसआरएच वाले मैच की बात करना चाहता हूँ। उसमें काफी एसआरएच फैंस थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं जब हम लोग उनकी तारीफ नहीं करते, बट जब भी उन्होंने अच्छा करा होता है वो थोड़ा मेंशन करेंगे हम लोग उसमें। और कमेंट्स ने भी क्या बॉलिंग करके दिखाई यार, तो उसी में हम लोग प्रीव्यू में थोड़ी सी बातें इस मैच की भी करेंगे। सो काफी सारे टॉपिक से कवर करने को, आप लोग भी आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस एपिसोड को। एंड लाइक ऑलवेज इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी हुई हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारी मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स एंड जितने भी हमारे पोस्ट मैच एनालिसिस होते हैं उन सबको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं उस मेंबरशिप के द्वारा। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जिसमें हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। तो स्टार्ट करते हैं मुंबई वर्सेस गुजरात का जो मैच है उससे। टॉस की बात अगर करी जाए, देखो गुजरात टॉस जीतती है, चेस करने का डिसीजन लेती है, सही डिसीजन था मेरे ख्याल से एकदम ही। वानखेड़े पे प्लस बारिश के चांसेस मैच से पहले डिस्कस हो रहे थे, तो कितना फायदा मिला डीआरएस में पता चल गया साफ साफ हम लोग को। इट इज ऑलवेज द राइट डिसीजन, बट चेंजेस देखो, मुंबई की तो सेम टीम थी, अश्विनी बाद में एज क्या कहते हैं कंकशन सब आ जाते हैं, बट जीटी का जो वही ना, हम लोग ये पहले पॉडकास्ट से बोलते आ रहे हैं आईपीएल के कि जब आप सिर्फ 5-6 बैटर्स टीम में रखोगे ना, एक वो रिलायंस रहती है बहुत ज़्यादा टॉप 3 के ऊपर। एंड टू गुजरात क्रेडिट, जो टॉप 3 बैटर्स हैं दे हैव बीन डूइंग द जॉब थ्रू आउट दिस आईपीएल। एक स्टैट था जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में शेयर भी करा था कि जो टॉप 3 बैटर्स हैं, गिल, साई सुदर्शन और बटलर, इन तीनों में से कम एक बंदा 17वें ओवर तक खेलता ही खेलता है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ये तीनों 17 ओवर से पहले आउट हो गए, और आज मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया था। ये पूरा मुझे 2019 इंडियन टीम की वाइब्स आती है भाई। आप इन जनरल भी देखो ना, जैसे बैटिंग उनकी चल रही थी, जहां उनके 1-2 विकेट गिरे वहां से आपको लगा कि अच्छा मुंबई ने मैच पकड़ लिया एक्चुअली, जबकि विकेट एज सच बहुत ज्यादा नहीं गिरे, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जीटी अब थोड़ा क्रम्बल कर जाएगी। अगर 2 विकेट गिर रहे हैं और लग रहा है कि मुंबई मैच में है, ऑफकोर्स मुंबई को क्रेडिट जाता है जो इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है उनकी, बट एज अ बैटिंग यूनिट व्हेन यू आर चेजिंग जस्ट 150-160 एट द वानखेड़े, आपको यू आर इन क्रूजिंग पोजीशन है, मतलब आप गेम को डिक्टेट करोगे वहां पर आकर। तो थोड़ा सा ये ना कमी दिख रही है इस बार फाइनली। अर्शद बेसिकली ईशांत शर्मा के जगह पे आए थे और वॉशिंगटन के जगह पे रथाफोर्ड खेल रहे थे, वो बहुत ही बड़े एक इम्पैक्ट प्लेयर निकल के भी आते हैं। बट फर्स्ट इनिंग्स में 56 for 2 जो पावर प्ले का स्कोर था मुंबई का, ये दिस कुड हैव बीन मच वर्स। वंस अगेन गुजरात ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, क्योंकि अच्छा मैंने चीज नोटिस करी ना भाई, यहाँ पर आज थोड़ा सा फायरी पिच थी देखने के लिए। मतलब जो टिपिकल रेड सॉल विकेट होती है ना, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल को ग्रिप करने को भी मिलता है शार्प, और ऑफ द विकेट थोड़ा सा बॉल कूदती भी है, जंप भी करती है। तो अगर तुम नोटिस करोगे रिगल्टन जब आउट होते हैं स्टार्टिंग में, ही वॉज, एक तो उन्होंने गलती क्या करी, he did not go through with the shot completely, बस एक चेक कर रहे थे अपनी ड्राइव को हल्का सा, प्लस उस पर बॉल जितना बाउंस कर रही है, जंप कर रही है, उसके चलते हुए वो होता ना कि
बैट की ट्राइजेक्ट्री जिस तरीके से आ रही है, बॉल की ट्राइजेक्ट्री जितनी ऊपर जा रही है, इट्स अ मिसमैच, आमने सामने मीट नहीं कर रहे वो, उसके चक्कर में ही फिर बॉल हवा में उछलती है, हाथों में कैच आता है। दिस वाज वन ऑफ माय क्वेश्चंस कि अल्टीमेटली स्टार्टिंग में मैथ्यू हेडन ने बोला था कि 200 प्लस विकेट तो बहुत आराम से होने वाली है, एंड हमने देखा कि दोनों ही टीम्स ने स्ट्रगल करा। जैसे मुंबई इंडियंस उतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई, एंड गुजरात टाइटंस जब उसको चेस करने के लिए लाई तो देख के लग रहा था गिल ने तो अल्टीमेटली वो बंदे को मैन ऑफ द मैच मिला है, जितने लोग क्वेश्चन करे थे उसे, बट वो खुद भी बहुत स्लो खेल रहे थे। तो क्या पिच 200 प्लस की थी एक्चुअली में या फिर नहीं थी? ऐसा बिल्कुल थी। इसमें बहुत ही अच्छा बॉलिंग एफर्ट था दोनों टीम्स के थ्रू, एंड फील्ड सेटअप्स भी बड़े अच्छे थे। प्लस सेकंड इनिंग्स में तो यार जो बारिश और विंड जितनी स्ट्रांग चल रही थी, एक तो विंड सामने से नहीं रही थी, अक्रॉस द विकेट जा रही थी, तो वहां पे फिर बॉल का साइडवेज मूवमेंट भी ओपन अप हो जाता है, तो मुश्किल था श्योरली खेलना। इसीलिए मैं कहता हूँ गिल की इनिंग्स को लोग फालतू क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट वाज अ वेरी क्रूशियल इनिंग्स एक्चुअली में। बट जो बॉल जंप कर रही थी इतना, रोहित शर्मा भी जिस तरीके से आउट हुए, अगर आप उनका रिवाइंड देखोगे तो बॉल जो है इट वाज क्लोजर टू द स्टिकर, मिडिल और अपर जो हाफ होता है बैट का, उसके बीच में आई है बॉल। ओके, जब क्लोजर टू द स्टिकर बॉल लग रही है फ्रॉम अ बॉल विच इज सपोजिटली इन योर स्लॉट, तभी वो बॉल क्लियर नहीं हो पाए, मिड ऑफ के हाथों में आती है, तो एक्स्ट्रा जिप हमें देखने को मिल रहा था। अब इसमें श्योरली मोहम्मद सिराज जो बॉलिंग कर रहे थे, अरशद ने जो बॉलिंग करी है, दम से बॉलिंग कर रहे थे, एफर्ट दिख रहा था क्लियरली, बट पिच का भी हेल्प था, एक प्रॉपर रेड सॉइल विकेट दिख रही थी यहाँ पर, एंड उसके चलते हमें इनिशियली विकेट्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट स्काई के भी जो कैचेस छूटे हैं वो भी क्यों हवा में लॉब हुए हैं, बिकॉज वंस अगेन जो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था कहीं ना कहीं उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहे थे बैटर्स इनिशियली, थोड़ा टाइम लग रहा था करने में। भाई गिल को देख के लग रहा था वो बंदा इतना गुस्सा हो रहा है, बट वो अपना रोक के बैठा हुआ है, क्योंकि मतलब आपने विल जैक्स जिसने अपनी इस सीजन की पहली 50 मारी है, उसने आपने 2 कैचेस उनके ड्रॉप करे, एक सूर्य कुमार यादव का ड्रॉप करा, लड्डू कैचेस भाई साई सुदर्शन जैसा खिलाड़ी जो कि यूजुअली कैचेस ले लेता है उसने ड्रॉप करे हैं। साई किशोर चलो बॉलर हैं, बट स्टिल मतलब इतने लड्डू कैचेस आए थे, सिराज के पास इतना लड्डू कैच आया था, तो ये सारे कैचेस आप ड्रॉप करोगे तो ये वही होता है भाई, विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव स्पेसिफिकली जिनके पास ऑरेंज कैप है इस टाइम पे, ये तो कैच छोड़ा मैच छोड़ा वाली बात ही होती है इनके साथ। तो मतलब तो ये बहुत ही गंदा फील्डिंग एफर्ट था भाई, बहुत गंदा था, एंड भाई मैं कह रहा हूँ ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। बट आफ्टर दैट अगर हम लोग नेक्स्ट फेज की बातें करें, अब यहाँ पे विकेट नहीं आते हैं, अगले 4 ओवर में 33 रन ही बनते हैं, बट यहाँ पे विकेट्स मुंबई ने बचा के रखे हुए थे। स्काई का तो बहुत क्लियर कट प्लान लग रहा था, हमने प्रीव्यू में ही बोला था ये चीज़। इनफैक्ट हर्षा भोगले ने कमेंट्री के टाइम पे ये बोली कि देयर सीम्स टू बी एन एक्सक्विजिट प्लान की सूर्य कुमार यादव एक्सक्लूसिवली से राशिद खान को ही स्वीप ही कर रहे हैं, जो उनके स्कोरिंग शॉट्स हैं सारे, ही हैज ओनली रिस्ट्रिक्टेड देम टू द स्क्वायर ऑफ द विकेट। लेग साइड पर ही सोच रहे थे कि मैं स्वीप मार कर ही उनको स्कोर करूंगा, और कोई शॉट्स ओवर कवर्स एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने साई सुदर्शन के अगेंस्ट करने का ट्राई करा था, एंड आई थिंक वहीं कहीं ना कहीं वो आउट भी हो जाते हैं जब साई सुदर्शन कह रहा हूँ, साई किशोर जो बॉल उन्होंने डाली जिसपे विकेट मिला है बेसिकली सूर्य कुमार यादव का, उस बॉल की आप ड्रिफ्ट देखो कितनी करती है। वंस अगेन द ब्रिलियंस ऑफ द गाय, जितना वो रेवोल्यूशंस जनरेट कर पा रहे हैं बॉल पे। ड्रिफ्ट का मतलब जिनको नहीं पता है, बेसिकली पेसर्स की बॉल जब साइडवेज मूवमेंट लेती है आप उनको स्विंग कहते हो, बहुत डम डाउन करके बताऊं तो बेसिकली जब स्पिनर्स की बॉल साइडवेज हवा में मूव करती है कई बार उसको ड्रिफ्ट कहते हो आप, ठीक है। स्पिनर्स की बॉल स्विंग भी करती है, अश्विन आम बॉल को स्विंग भी कराते हैं वैसे तो, बट ड्रिफ्ट एक थोड़ा डम डाउन करके समझाऊं तो इसको आप ऐसे मान के चल सकते हो अगर आपको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बॉल जितना ड्रिफ्ट करती है एंगल के साथ, स्काई जहां बॉल को मीट करना चाह रहे थे उससे कई ज्यादा अंदर आ चुकी थी बॉल उनकी तरफ, तो वो रूम के लिए बहुत क्रैम्प हो जाते हैं, बैट के इनर हाफ पे लगता है, विच इज व्हाई बॉल क्लियर नहीं होती है। भाई विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव जब बैटिंग कर रहे थे, ये 6 से 10 ओवर वाले फेज में एकदम एंड आते आते 2 DRS कॉल्स थी, एंड वहां पे दोनों में हमें देखने को मिला कि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाउंस मिला था कि वो विकेट के ऊपर चली गई थी। वो मैं वही कह रहा हूँ, तुम स्टार्टिंग से देखो जो डिसमिसल्स हैं सब में एक्स्ट्रा बाउंस आपको देखने को मिला। मेरा पॉइंट बस ये है भाई कि जो लोग फिक्सिंग करते रहते हैं, ये मुंबई इंडियंस के मैचेस में कोइंसिडेंटली हमेशा कुछ ऐसा होता है, ये DRS टाइमर्स जो भी इन लोगों ने बॉल ट्रैकिंग सिस्टम रखा हुआ है वो भाई साहब वो घंटों लेके तो दिखाता है, और उसके बाद आज की पिच पे जैसे ऑलरेडी हमने मेंशन करा हुआ है कि बाउंस थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो जब वो बाउंस एक्स्ट्रा मिल के विकेट के ऊपर चली जा रही थी तो नेचुरली सब लोग सोचे थे ये क्या कर रखा है भाई। देखो बात वही है ना, अब अगर कोई बंदा ट्विटर वगैरह पे जाएगा तो वहां पे वो जानबूझ के ट्रोल अकाउंट्स आपको क्या कहते हैं उस चीज को इलिसिट करने के लिए, आपको एंटाइस करने के लिए जानबूझ कैसे स्क्रीनशॉट्स डालते हैं कि बॉल इतनी ऊपर कैसे जा रही है विकेट से, क्लियरली हॉकाई को रिक कर रखा है, मुंबई इंडियंस ने कर रखा है।
अब अगर आप गेम को एक्चुअली में एनालाइज करोगे तो लीडिंग अप टू दोज मोमेंट्स जितने विकेट्स गिरे मुंबई के, एज आई एक्सप्लेन राइट नाउ, उसमें भी तो वही है ना, इट्स ड्यू टू द एक्स्ट्रा बाउंस. तो ये हमें पहली बॉल से दिख रहा है कि एक्स्ट्रा बाउंस हो रही है. एज अ कॉन्सिक्वेंस उस बॉल पर भी जो बॉल शायद विकेट को हिट कर जाती, अगर वो 2 इंच ऊपर एंड कर रही है, तो वो इसीलिए बिकॉज देयर इज एक्स्ट्रा परचेज इन द विकेट. तो अगर आप एक्चुअली मैच स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हो रही है भाई, ये विकेट का नेचर ही वैसा है. बट वही है कि उसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा मैच के ऊपर. सेकेंडली क्या होता है, जो DRS का टाइमिंग की बात हो रही है उसका क्या एग्जैक्टली सीन है भाई. इतना वो बॉल ट्रैकिंग दिखाने में सिर्फ अगर आप इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, जो कि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग जब हमने GT इनिंग्स देखी तब उतना टाइम नहीं लगा वो बॉल ट्रैकिंग दिखाने में, या फिर जब हम लोग यूजुअली मैचेस देखते हैं तब उतना नहीं दिखता. मैं तभी कह रहा हूँ ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ये व्हाट इफ वाली बात है. हाँ बड़ी मुंबई इंडियंस के मैच में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आता है जिस पे लोग पिन पॉइंट करके थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं. ये बॉल ट्रैकिंग वाला तो मुझे जेन्युइनली आज फील हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं यूजुअली मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता. बट भाई इतने ज़्यादा टाइम ये लोग लगा रहे थे कि अजीब लग रहा था देखने में. अभी कौन सा मैच था ये, KKR RR का ही मैच था मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. उसमें भी ऐसा हुआ था कि बॉल ट्रैकिंग में बहुत टाइम लगा था. उस टाइम पे स्नीकोमीटर अवेलेबल भी नहीं था, थैंक गॉड एज नहीं लगा था, सिर्फ LBW चेक करना था. अच्छा. अंपायर ने टीवी पे ऑन रिकॉर्ड, अब तो अंपायर की थर्ड अंपायर की आवाजें आती हैं, तो उन्होंने कहा स्नीकोमीटर इज नॉट अवेलेबल, लेट्स मूव टू द हॉकाई. तो अगर तब भी कुछ बहाना बनाना होता, अगर मुंबई होती KKR की जगह पर, तो होता कि ये तो वो है. पर एक्चुअली में अगर आप देखो ना तो वही these things get highlighted more when Mumbai is playing because there is a certain narrative that gives you more clicks and views. तो उस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि आप ना फॉल करो. कई बार मुझे ये मैं मानता हूँ कि कई लोग कहेंगे कि यार लेकिन ऐसा 2-3 बार हो चुका है, बट मैं वही कहूंगा कि अगर आप एक्चुअली में हर मैच देखोगे ना तो कई सारे इंस्टेंसेस बाकी मैचों में निकल के आएंगे जो कि शायद अंडर द रेडार चले जाते हैं बिकॉज लोग नोटिस ही नहीं करते हैं. ये सब चीजें आप याद इसलिए कर पा रहे हो बिकॉज आपको याद करवाया जा रहा है. जब भी आप फोन स्क्रॉल करते हो कहीं भी जाओगे कोई चीज दिखेगी. खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंगली वानखेड़े में, जहाँ पे यूजुअली लोग स्पिनर्स पे इतनी बॉलिंग नहीं कराते, T20s में रात के मैचेस में गिल ने 7 ओवर लगातार साई किशोर और राशिद खान से कराए. साई किशोर को बॉल आउट कर दिया था, राशिद खान का 1 ओवर बचा हुआ था डेथ ओवर्स के लिए, आखिरी 5 ओवर के लिए. एंड वहां पर अल्टीमेटली जो मैंने साई किशोर का एक्सप्लेन करा, जैसे वो स्काई आउट करते हैं, राशिद खान अब स्वीप पे जो है विल जैक्स आउट कर देते हैं, एंड द इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इज अल्टीमेटली ब्रोकन. हार्दिक पांड्या मिड विकेट वहां पे खाली दिख रहा था तो स्लॉक करने गए थे. वही है ना, दिमाग के साथ खेलना, आपको थोड़ी ईगो के साथ भी खेलना. पर भाई हार्दिक पांड्या जब आए थे तो फील्ड क्या थी, स्लिप बैठा रखी थी, शॉर्ट लेग भी बैठा रखा था. वही ना, आपकी ईगो के साथ थोड़ा बहुत खेला जा रहा है कि मैंने वहां पे लेग साइड पे एक बहुत बड़ा गैप खाली छोड़ रखा है और साई किशोर आपसे बॉल बाहर टर्न कराएगा. प्लस अभी जैसे मैंने बोला बाउंस और परचेज मिल रहा है, तो मतलब बॉल जिप करेगी बाहर. अगर आपकी बस की है अगेंस्ट द टर्न खड़े खड़े मार के दिखा दो. एग्जैक्टली वही करने जाता है और उसी में ऊपर टॉपर्स लगता है. बाय द वे, अ वेरी अंडररेटेड कैच बाय शुभमन गिल. हाँ, गिल ने लगातार वो 3 कैच पकड़े थे और सारे, मतलब बाकी 2 तो रिलेटिवली इजी थे, बट ये वाला हार्दिक पांड्या वाला भी अगर आप नोटिस करोगे तो वो पूरा 180 डिग्री घूम के पीछे गए. पूरा 180 डिग्री घूम के पीछे कैच पकड़ना इज ऑलवेज द टफेस्ट कैच आउट देयर. यूजुअली कोचिंग मैट्रिक्स में आपको क्या सिखाया जाता है कि आप साइडवेज दौड़ो जब भी आपके सर के पीछे बॉल जा रही हो, ताकि आपकी नजर थ्रू आउट बॉल पे बनी रहे. अगर आप बॉल को स्पॉट करो, आप घर पे भी ट्राई करना, अगर आप बॉल को स्पॉट करते हुए 180 डिग्री घूम जाओगे ना तो आपको फीलिंग आएगी कि यू हैव लॉस्ट इट. चक्कर वाली फीलिंग भी आती है थोड़ी सी. एंड सेंस ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल आप लूज आउट कर जाते हो. इट इज ऑलवेज अ रॉन्ग टेक्निक, बट वो एंगल वैसा था कि ही हैड नो अदर चॉइस. वहां पे उसने पुल ऑफ करा. बहुत ही अंडररेटेड कैच था एक्चुअली में वो. लास्टली अगर हम लोग आखिरी 5 ओवर की बातें करें, वन सेकेंड देखो, अब ये गुजरात का क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि बैटर्स बहुत कम खिलाते हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि बॉलर्स बहुत होती है. एंड वो क्लियरली हमें दिख रहा था भाई कि आखिर के 5 ओवर के लिए आपके पास 3 ओवर तो कोएट्जे के बचे हुए हैं. ये 1-2 ओवर आपके सिराज और अरशद खान के बचे हुए हैं. वहां पे बीच में 1 ओवर उसका ही बचा हुआ है, राशिद खान का ही बचा हुआ है. तो देयर वर सो मेनी ऑप्शंस. ये फायदा होता है इनका. कोएट्जे ने आते ही जो है विकेट ले लिया था, तिलक वर्मा का लिया था जो स्लैश करने जा रहे थे. तिलक वर्मा का लिया था एंड बॉटम से बॉल लगती है, नोवे क्लोज टू द बॉल. आखिरी 5 ओवर में कहूंगा 39 रन ही और आते हैं. वन सेकंड, ग्रेट एफर्ट. एंड आई थिंक अब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत एक्नॉलेज करना चाहिए कि कॉर्बिन बॉस, जो कि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक प्लान्स में थे नहीं, एंड मिचेल सैंडर का आई वुड स्टिल से कि एनी डे आई वुड हैव मिचेल सैंडर इन द टीम, क्योंकि वो स्पिन डिपार्टमेंट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. बट बैटिंग से वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑफ लेट, मतलब हमने कुछ मैचेस पहले भी उनका कंट्रीब्यूशन देखा था, एंड यहाँ पे भी जब कोई और बैटर टिक नहीं पा रहा,
वहां पे आप मतलब यहाँ पे बाकी सारे बैटर्स ने भी टाइम लिया, आपने भी टाइम लिया, बट यू आर स्कोरिंग दोस 20-25 रन्स ताकि वो एंड अप होके एड ऑन होता है टोटल पे. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट आल्सो. और एक्चुअली में अंटिल द लास्ट ओवर बॉलिंग बहुत टाइट करी है गुजरात ने, बहुत अग्रेसिव अप्रोच था. तुम प्रसिद्ध कृष्णा का वो डिस्मिसल देखो जो नमन को करा था उसने आउट. नमन जो है स्टेप आउट करके अपने को असर्ट करना चाहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा ने फुल सीम ऑन बाउंसर मारी है, कोई स्लोअर बाउंसर नहीं थी वो, भर के बाउंसर मारी है एंड ही वाज कंप्लीटली बीटन बाय द पेस, इसीलिए वो कुड नॉट कनेक्ट द बॉल एंड गेट्स आउट. लास्ट ओवर प्रसिद्ध कृष्णा का आप कहोगे हाँ वहाँ पे वो 2 छक्के जो मारे वही थोड़ा रिस्पेक्टेबल टारगेट इनको लेके गए. 39 रन जो आखिरी 5 ओवर में, वो 2 छक्के तो उस 2 बॉल पे आ गए थे. 12 रन तो वही हो गए, वरना 27 रन बन रहे थे. उसमें से एक भी वो रिवर्स स्कूप मार दिया, पता नहीं क्या क्या शॉट आते हैं आजकल यार भाई, क्या ही बोले आदमी. उसका भी मैं प्रसिद्ध कृष्णा को ब्लेम नहीं करूंगा, कोई तोड़ है नहीं, काइंड ऑफ ब्लॉक होल में ही डाली थी उन्होंने वो. बट दैट लेड टू अ रिस्पेक्टेबल टारगेट, अ फाइटेबल टारगेट आई वुड से. एंड सेकंड इनिंग्स में जब हम आते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन अलग करूंगा बिकॉज बारिश के बाद गेम एकदम ही बदल गया था. बट रिगार्डलेस पहले 6 ओवर के अगर हम बातें करें 29 for 1. बोल्ट ने जो साई सुदर्शन को आउट करा है, वो बॉल इतनी हिल रही थी भाई, इतना. एंड इनका वो होता है ना बनाना शेप आता है, नॉट सेइंग बनाना स्विंग, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एंड वाइड बॉल के साथ नियरली इम्पॉसिबल होता है, बट जो बनाना शेप बनता है कि हाथ से जब बॉल रिलीज हो रही है तो इट इज एंगलिंग टुवर्ड्स द बैटर एंड फिर वो टेल करते करते बाहर निकल जाती है. यार साई सुदर्शन कुड नॉट हैव डन एनीथिंग. हाँ मतलब बॉल बहुत अच्छी थी. इन जनरल भी जो इन्होंने प्रेशर बना के रखा कि हार्दिक पांड्या ने डिसाइड करा कि बोल्ट से मैं 3 ओवर करा देता हूँ अभी पावर प्ले के अंदर ही. आई थिंक वो सही डिसीजन भी था, क्योंकि आपको दिख रहा है कि गेम थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इन लोगों के लिए, यहीं पे किल कर दो. एक और आपने प्लेयर निकाल दिया इनका बटलर और गिल में से, तो वैसे ही आपको पता है लोग थोड़ा फैल जाते भाई. हार्दिक कप्तानी वन सेकेंड भाई, साई सुदर्शन को जिस तरीके से आउट करा है उसमें भी एक और कैच क्या है, आपने एक स्लिप रखा हुआ था वहां पे, और हार्दिक पांड्या खुद, अगर तुम नोटिस करोगे, आई थिंक हार्दिक पांड्या ही थे खुद पिच के बगल में खड़े हुए थे, शॉर्ट मिड ऑन. हाँ बॉलर के पास ना थोड़ा भाई, वो मतलब बॉलर एकदम बगल में चिपक के खड़े हुए थे पिच पे. उसका मतलब क्या है बेसिकली, वहां पे क्यों खड़े हुए हैं वो? सामने बॉल आएगी. बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि बॉल बहुत हिल रही है, बस की है तो ऑन द राइज ड्राइव मार के दिखा दो, जरा सा भी चूक होगी मैं यहाँ पे कैच के लिए पकड़ा हुआ हूँ. तो ऐसे में आप बैटर के दिमाग में ऊपर की बॉल को ड्राइव ना मारने का इंसेंटिव देते हो कि जरा से मिस टाइम हो जाएगी तो मैं आउट हो जाऊंगा. सेकंड रीजन इसका क्या है, अगर बोल्ट को बॉल स्विंग करानी है तो उसको ऊपर डालनी पड़ेगी, पीछे खींच देगा तो स्विंग कट जाएगी. तो अगर बॉल ऊपर डालेगा स्विंग के चक्कर में तो नेचुरली 1-2 बॉलें ओवर पिच्ड भी आएंगी. ऐसा होता है बोल्ट के, इस साल हमने देखा भी है. उस पर ड्राइव का चांस बनता है, उस चांस को भी आपने कंप्लीटली नेगेट कर दिया जस्ट बाय हैविंग दैट फील्डर. अब फिर अगर गट्स होती है बैटर की तो मारता है, बट वहां पर ही उसकी भी वहां तक नौबत आई नहीं एक ड्राइव की भी. पहले 2-3 बॉल डिफेंड करने जा रहे थे, जो एज निकलती है हैंड्स डाउन, भाई मजा आ गया देख के उसको. बुमराह 3 ओवर बोल्ट के, 2 ओवर बुमराह के, दीपक से 1 ओवर कराते वहां पर. बुमराह भी भाई उस टाइम पे वो बारिश आ रही थी एंड विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बॉडी, काफी स्लाय थे अपनी बॉलिंग के साथ. मतलब हमें देखने को मिला ये अल्टीमेटली भी कैसे ये 2 खिलाड़ी थे बोल्ट एंड बुमराह, जिनने गेम अल्टीमेटली ले भी आई थी मुंबई के हाथों में, अनटिल दीपक चहर गेव इट ऑल अवे. उसकी बातें करेंगे. शुभमन गिल ने यहाँ पे जो इनिंग्स खेली है, कुछ 20-22 बॉल पे 12 रन थे उनके. लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू गेट व्हाई शुभमन गिल की जो इनिंग्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. पहली बात तो गुजरात, द डे दे चोज दिस टेम्पलेट दे साइंड अप फॉर द फैक्ट कि अगर टफ कंडीशंस होंगी तो हमारे टॉप 3 आराम से ही खेलेंगे. ठीक है ना. तो शुभमन गिल ने जो टीम चूज कर रखी है उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि शुभमन गिल को अगर टिक कर खेलना पड़ना लग रहा है, जब कंडीशन टफ हैं, जब बॉलर्स बहुत स्मार्ट हैं, तो सो बी इट. हम पावर प्ले को कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो करेंगे, बाद में कर लेंगे कवर अप भले ही. तो जब बैटर ही 5-6 हैं टीम के अंदर तो एक बंदे को ऊपर से टिकना ही पड़ता है. एंड बॉलिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड की हो रही थी उस टाइम, बट वाज नॉट ईजी. नंबर 1 दैट. सेकेंडली जो कंडीशंस थे एट प्ले, इट वर नॉट मेकिंग थिंग्स इजी फॉर द बैटर्स. तो वहां पर भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल था भाई. नीड ऑफ द आवर थी भाई. मतलब आई जनरली डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों ने उस टाइम पे, एंड मतलब आई थिंक ये ना चीज चेंज हो जाएगी क्योंकि उसको मैन ऑफ द मैच मिल गया तो अब लोग पलट जाएंगे उस चीज पे. लोग तारीफ करते हैं. मतलब ये डिट्टो सेम गिल की इनिंग्स को देख के मुझे लग रहा था, बस वो फिनिश नहीं कर पाया अल्टीमेटली, इससे लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं. मतलब वो हाँ पर जीत गए अल्टीमेटली.
मतलब एक ही फ्लॉ मुझे गिल की इनिंग्स में बस यही लगा कि वो अल्टीमेटली आउट हो गए। नहीं, और आउट भी हुए, वो अनप्लेबल डिलीवरी थी, कुछ नहीं कर सकते थे आप उसमें। अभी बात करेंगे उससे पहले भी मतलब वो बारिश हो गई जिसके चलते उनका फोकस थोड़ा ऑब्वियसली लैक ऑफ फोकस हुआ ही होगा, वो जो कंसंट्रेशन बना होता है वो थोड़ा हट जाता है। नहीं, उस टाइम पे तो श्योरली हटा था, बिकॉज उस टाइम पे गुजरात के पास मोमेंटम था। हाँ, और वहां पे तब बारिश, वहां पे तो हटना इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मुंबई इंडियंस इनिशियली। नहीं, प्लस वैसे भी जो हमने अभी तक बात करी कि 17 ओवर तक कोई एक ना एक खिलाड़ी टिकेगा टॉप 3 में से, ये क्लियरली हमें देखने को मिल रहा था कि बाकी सारे खिलाड़ी जो बचे हैं, बटलर आएंगे, रदरफोर्ड आएंगे, जितने भी प्लेयर्स आएंगे वो अराउंड गिल खेलेंगे एंड गिल नॉट आउट रह के मैच जिता के। बिल्कुल सही बात है। बटलर ने आते ही 2-3 अनसेटलिंग शॉट्स ट्राई करे थे। ये भी मैंने बहुत मेंशन करा, एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब आपको पता है कि बॉलर ने एक टप्पा पकड़ लिया है और अनप्लेबल है मोस्टली, तो ऐसे में बैटर को स्टेप आउट करके या कुछ आड़ा टेढ़ा शफल करके कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है जस्ट टू अनसेटल द लाइन एंड लेंथ ऑफ द बॉलर। तो बटलर ने वो ट्राई करा। इनफैक्ट अगले फेज में भी 6 से 10 ओवर के बीच में जो 4 ओवर थे, 39 रन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत अच्छी थी इन दोनों खिलाड़ियों की। वो तो गिल ने इस साल करके दिखाया भाई, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है गेम चेंजिंग मोमेंट वही था, हार्दिक पांड्या का जो ओवर आता है उसमें 18 रन आ जाते हैं 2 नो बॉल्स के साथ। आई थिंक वहां पर वो गिल के ऊपर से ही प्रेशर एकदम रिलीज हो गया था। वहां तक आते आते गिल की भी स्ट्राइक रेट 100 के पास पहुंचने लग गई थी थैंक्स टू दैट ओवर। आई थिंक यूजुअली हार्दिक पांड्या ऑलवेज टर्न्स अप व्हेन इट इज अ क्लच मोमेंट, बट आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही वीक पॉइंट रह गए। एंड ये इस ओवर के चलते हुए कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ही कम होगा फॉर द लास्ट ओवर। उसकी बात करेंगे भाई, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ फैंस। चलो मैं उसको भी टैकल करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। इसको मैं 10 से 15 की जगह 10 से 14 रखूंगा, क्योंकि 14 ओवर के बाद बारिश हो गई थी। इन 4 ओवरों में भी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कितने रन आए, 39 रन और आए। और यहाँ पर अश्विनी ने पहले तो बटलर को आउट करा, इसकी मैं बात करना चाहता हूँ। अंडर एज लगा था बटलर भाई, मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला है, बटलर भाई साहब पायनियर रहे हैं क्रिकेट फील्ड पर रोने के, कि कुछ भी हो जाए अश्विन जो है वो रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड कर दें, या फिर इंडिया कोई कंकशन सब यूज़ कर ले। तो बहुत टॉन्ट्स मारने होते हैं बटलर को। टॉस के टाइम पर भी एज ए कैप्टन आते हैं तो बहुत पैसिव डिग्स लेते हैं। अब बोलते हैं मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था, मेरे को लगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, जब अश्विन ने पहली बार कहा था ये चीज़ आईपीएल में, पंजाब और आरआर का मैच था वो। और भाई साहब से इतनी ओकेजन में लिख के दे सकता हूँ, जब भी खुद बात आती है ना स्पिरिट ऑफ द गेम की, बंदा सबसे पीछे खड़ा होता है। और ये चीजें सारे इंग्लिश प्लेयर्स में देखी है। बोलने की एक बात होती है और जब खुद आपको वो चीज करनी होती तब इनसे कुछ नहीं हो पाता। इतना मोटा एज लगा था नीचे का, बड़ा सा स्पाइक था। डीआरएस का वेट किस लिए कर रहा था भाई, खुद चले जाते। ऐसे एक्टिंग करने कुछ हुआ ही नहीं है। और वेरी ऑनेस्टली मतलब अपना मैं टेक क्लियर करूं इस पे, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पर मेरा पॉइंट ये है कि आपको रोना नहीं चाहिए इस बात पे, क्योंकि मेरे हिसाब से डीआरएस भाई वेस्ट कराओ, क्यों नहीं कराओगे वेस्ट, किस बात की स्पिरिट रखूं मैं? हाँ। मतलब भाई मैं गेम जीतने आया हूँ, the only spirit is winning the game। हाँ भाई, मतलब गेम जीतने के लिए चीटिंग के अलावा मैं जो करना है मैं करूंगा। This is not cheating। आपको लग रहा है तो आप डीआरएस ले लो, अल्टीमेटली अंपायर ने तो नहीं दिया ना। तो मतलब मेरे हिसाब से तो सही करा है बटलर ने यहाँ पे। बट अगर आप रोते हो पहले इस बात पे कि नहीं आप लोग चीटिंग करते हो एंड स्पिरिट ऑफ द गेम में आप लोग नहीं खेलते, देयर इज नो सच थिंग एज स्पिरिट ऑफ द गेम इन माय ओपिनियन। तो अगर आपको खेलना है तो या तो आप इस डायरेक्शन में हो या फिर आप उस डायरेक्शन में। दूसरों का कैरेक्टर अगर आप ऐसे जज करोगे तो खुद का भी होगा। बात वही है। तो ये तो बड़ा मुझे दोगलापन लगता है इस बंदे से हमेशा। एंड लव द गाय, बाकी जो भी करते हैं बैटिंग भाई सुपर बहुत अच्छी है। बट ये खोट ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ही स्पेसिफिकली टारगेट्स ऑल द इंडियंस एंड ये ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश प्लेयर्स में, ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश प्लेयर्स में। तो ये तो भाई इसको भी कॉल आउट करो जरा, इनके काटो नंबर उसके फेयर प्ले के। गिल ने वैसे ही कटवा रखे, ये भी थोड़ी कटवाई थे यहाँ पे। बट उसके चलते एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होती है, रदरफोर्ड आते हैं एज एन बैट प्लेयर, और उन्होंने जो गेम बदला है इस मोमेंट तक मुंबई जो है वो डीएलएस स्कोर के सबसे जीत रही थी। वो विल जैक्स का एक ओवर आता है जिसमें पहले एक इनसाइड एज का चौका जाता है पीछे, और वहां से रदरफोर्ड ने पीछे देखा ही नहीं पलट के भाई, उसका छक्का मारते हैं, अश्विनी कुमार आते हैं अगले ओवर में, वहां पे भी 2 छक्के लगाते हैं। आई थिंक कुछ ऐसा सीन था कि इन दोस 2 ओवर्स कुछ 25-30 रन आ गए थे। इनके खुद के 12 बॉल पे 26 रन हो गए थे भाई रदरफोर्ड। सिंगल हैंडेडली गेम चेंज करा उन्होंने। और फिर बारिश आ जाती है, और वहां लग रहा था कि गेम होगा कि नहीं होगा। थोड़ी बारिश जो है रुक जाती है, वापस गेम शुरू होता है। और तब बात ये थी कि अब हार्दिक पांड्या का प्लान बड़ा सिंपल होना चाहिए। 3 ओवर बचे, 2 बुमराह के और 1 बोल्ट का। 6 में से 3 ओवर ये हैं, अभी के अभी डलवाओ, वरना गेम डीप लेके जाओगे तो गेम जीतने को बचेगा ही नहीं। एंड लोग क्रिटिसाइज करेंगे शायद कि 1 ओवर इसमें से जो है लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, बट आई हाईली डिसएग्री।
क्योंकि पता क्या है, उस बंदे ने ये रिस्क लिया और वो रिस्क सही प्रूव भी हुआ है। जो बारिश के बाद जो गेम रिज्यूम हुआ था, अगले 4 ओवरों तक जो डले हैं, हर ओवर में एक विकेट आया है। तो व्हाट आर यू क्रिटिसाइजिंग द गाय फॉर? उसने जो ट्राई करा वो पे ऑफ हुआ ना भाई। मतलब आप सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को दिमाग में भी सोचो तो ये सही स्ट्रैटेजी है। व्हेन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ रन्स ऑन द बोर्ड टू डिफेंड, तो आपको एग्रेसिव स्ट्रैटेजी लेनी पड़ती है। एट द सेम टाइम यू नो कि जीटी की बैटिंग डीप नहीं है, तो मैं अभी विकेट निकाल दूंगा तो मेरे पास जेन्युइनली चांस है कि मुझे गेम डीप लेने की जरूरत है ही नहीं। तो वहां पे हम देखते हैं बुमराह आते हैं एंड एन अनप्लेएबल बॉल टू शुभमन गिल। बॉल इतनी ज्यादा अंदर निप करी थी, अगर आप नोटिस करोगे शुभमन गिल के पैर हिले भी नहीं है। सामने वाले पैड पे बॉल लग के पीछे बोल्ड हो गए, वो पैर हिले तक नहीं थे बिकॉज वो ब्लाइंड स्पॉट पे आती है बॉल वहां से। बॉर्डर लाइन अनप्लेएबल डिलीवरी थी, वो कुछ नहीं कह सकते उसमें। उसी तरीके से फिर वो शाहरुख खान को आउट भी करते हैं। वो क्वेश्चनेबल था कि क्या शाहरुख खान को देखना चाहिए था कि टू प्ले आउट दैट ओवर। तो उसके बाद 3 ओवर आसान होने वाले थे भाई। गावस्कर ने भी कहा उस टाइम पे इतना डिफिकल्ट होता है। एक तो ये T20 गेम ऐसा है ना कि हर ओवर के बाद चीजें इतनी ज्यादा चेंज होती रहती है, इतना फास्ट चलता है गेम कि आपको लगता है कि आपको चांस ले लेना चाहिए था, बट फिर हाइंडसाइट में आपको लगता है नहीं यार, आप शायद खेल सकते थे और आराम से। नहीं, बट आई थिंक ये थोड़ा सा कॉमन सेंस था शाहरुख खान वाला। तो यार ये तो बहुत क्लियर था ना कि ये लास्ट 2-3 बॉलें बची हैं लिटरली। उसके बाद अगर 3 ओवर फ्री पास है बचेंगे, तो थोड़ा सा आप प्ले आउट कर सकते थे इंस्टेड ऑफ हिटिंग इट आउट। बोल्ट ने रदरफोर्ड को आउट करा LBW फिर से, 3 विकेट्स यार। मतलब वही है ना, स्टंप लाइन पकड़ के चल रहे हो, यू आर गिविंग द बेस्ट शॉट टू योरसेल्फ कि अगर बैटर मिस करता है बॉल को तो मैं विकेट लेने वाला हूं। एंड रदरफोर्ड ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है, बट क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने ये जो लास्ट के 2 मैचेस में नहीं खिलाया था उनको, जिसमें से एक मैच आप हार भी गए थे, क्या रीजन एग्जैक्टली था भाई? जो बंदा आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, होपफुली गोइंग फॉरवर्ड अब वो हर मैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे टाइप का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दे दिया है। एक वो पावर हिटर चाहिए आपको नीचे, जो हम लोग टॉप 3 कह रहे हैं। रदरफोर्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में टॉप 4 आप एक तरीके से कह सकते हो कि रदरफोर्ड ने भी अच्छे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो यू नीड सच प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली टर्न अप करेंगे आप करें। और लास्ट ओवर फिर जब होता है दोबारा बारिश हो जाती है, लगता है कि मैच होगा नहीं अब, बट लास्ट ओवर हमें देखने को मिलता है एक, और तब दीपक चहर बॉलिंग करने के लिए आते हैं। उसके बारे में क्या कॉन्ट्रोवर्सी तुम बताओ भाई? काफी सारे MI फैंस कह रहे हैं, काफी सारे इंडियन क्रिकेट टीम फैंस भी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ऑब्वियस इसका रीजन है कि हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा हार्दिक पांड्या को बॉलिंग द लास्ट ओवर, एंड यहाँ पे एज अ कैप्टन बहुत आराम से वो डिसीजन ले सकते थे कि मैं लास्ट ओवर डालूंगा। क्या रीजन हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को बैक नहीं करा सिचुएशन में, नोइंग कि हार्दिक पांड्या इज अ गाय, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनके पास, बहुत ज़्यादा प्राइड और कॉन्फिडेंस है उन्हें अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, हमेशा वो क्लच करते हैं टीम के लिए। Why would a guy like him not choose to bowl the last over? 2-3 रीजन एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं पर्सनली होता मैं भी हार्दिक पांड्या को ही ओवर देता। Okay. Let me get this straight firstly. Now let's try to explore कि हार्दिक पांड्या क्या सोच रहे होंगे। नंबर 1, उनका खुद का ओवर अच्छा नहीं गया था, क्लियरली रिदम में नहीं लग रहे थे। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल की बातें कर रहे हो, द गाय वाज इन रिदम, क्लियरली दिख रहा था वो। इनफैक्ट ही वाज इन रिदम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आज वो दिन नहीं दिख रहा था क्लियरली, ठीक है। इनफैक्ट उन्हीं के ओवर की वजह से गेम पलटा भी था एक टाइम पे। सेकेंडली, आप ये भी सोचोगे कि अगर हार्दिक पांड्या के हम लोग पास्ट रिकॉर्ड देखें IPL में 2 साल का, तो उनके एक्चुअली में डेथ ओवर्स में 13-14 की इकोनॉमी रही है। ओके। जब भी वो आखिरी के 3 ओवर में से कोई ओवर डालते हैं तो वो बहुत पिटते हैं। तो रीसेंट रिकॉर्ड भी सजेस्ट करता है कि हार्दिक पांड्या को नहीं डालना लास्ट के ओवर्स में IPL में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। थर्डली, अगर आप ये देखोगे कि हार्दिक पांड्या की स्ट्रेंथ्स क्या हैं इस IPL में पर्टिकुलरली, हमने देखा है कि वो मिडिल ओवर्स में इतना ज़्यादा लीथल क्यों होते हैं, बिकॉज मिक्सिंग अप ऑफ पेस विद द कटर्स विद 1 सीम अप डिलीवरी, वो उनका फोर्टे रहा है। हार्दिक पांड्या अभी इस वक्त वो बॉलर अभी मुझे नहीं देखने कि वो विल पर एक होता ना पिन पॉइंट सीम अप बाउंसर मार देंगे या फिर पिन पॉइंट यॉर्कर मार देंगे। वो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का जॉब है। लास्ट पॉइंट बॉल गीली भी होगी, जब बारिश हो रखी है आउटफील्ड में बॉल जाएगी तो बॉल जल्दी गीली होगी, बॉल का फिसलने का चांस भी हाथ से ज़्यादा है। ऐसे में एक प्रॉपर बॉलर को आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे विद कंट्रोल ओवर द बॉल या फिर एक ऑलराउंडर को। ये 4-5 रीजन है, सारे रीजंस को ट्रम्प कर सकते थे हार्दिक पांड्या का खुद में कॉन्फिडेंस रखते, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खुद हार्दिक पांड्या को ही देता, लेकिन ही हैड सो मेनी रीजंस टू नॉट गिव हिमसेल्फ द ओवर। प्लस मतलब अगर आप देखो एग्जैक्टली इन रीजंस को तो दे ऑल्सो मेक सेंस एक तरीके से। बस पॉइंट वही है कि हार्दिक पांड्या खुद इतने बड़े खिलाड़ी हैं, बिग गेम प्लेयर कहते हैं, क्लच मेंटालिटी सब चीज़ें उनके साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हम लोग इस पॉसिबिलिटी को एंटरटेन भी कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर लास्ट ओवर डालेंगे, बिकॉज ही हैज़ डन इट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। तो हाँ, मतलब कायदे से आई वुड हैव ऑल्सो लाइक टू सी हिम बोल द लास्ट ओवर,
बट या मतलब नाउ दैट यू लिस्ट दिस रीजंस प्रॉब्ली एक सेंस बनता था। दीपक चहर का भैया स्लॉट ने बॉलिंग कर दी बहुत ज्यादा भाई, स्लॉट में कर दी, प्लस वो नो बॉल यार, आप नो बॉल कैसा, नो बॉल नहीं होता तो हमें यार सुपर ओवर देखने को मिल जाता है यार, कितना बढ़िया होता देखने में। बट मतलब बहुत ही गंदी तरीके से चोकअप करा उन्होंने। एंड फाइनली मुंबई का जो अनबीटेबल रिकॉर्ड चल रहा था वो टूटा है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब हम बातें करेंगे क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की। ये दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी बिकॉज अभी तक नैरेटिव क्या था कि मुंबई इंडियंस को कोई नहीं रोक रहा है, टॉप 2 में आ रहे हैं। मुझे खुद लग रहा था कि नोबडी स्टॉपिंग देम। एक मैच स्लिप अप करें बेचारे और वो भी लास्ट बॉल पे हारे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मुंबई इंडियंस क्वालिफाई भी ना करे। इतना टाइट चल रहा है आईपीएल इस टाइम पे। कहाँ हमें लगा था कि बहुत बोरिंग हो रहा है, लेकिन एंड आते आते वही है ना कि बेसिकली क्या सीन हुआ है, बिकॉज ऊपर की 3 टीमें इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसके चलते हुआ क्या है ना कि चौथे प्लेस की टीम के लिए भी जो कट ऑफ है पॉइंट्स का, वो बढ़ गया है। तो यूजुअली क्या होता है 16 पॉइंट पे लोग क्वालिफाई कर ही जाते हैं इनएविटेबली। बट जैसे कई लोग पूछेंगे आरसीबी के सामने भी क्वालिफिकेशन का वो क्यों नहीं आया है, बिकॉज नन ऑफ द टीम्स हैव ऑफिशियली क्वालिफाइड। अभी सारी टीम्स बाहर हो सकती हैं आईपीएल से। ऐसा जो लेटेस्ट मैथमेटिकल एक प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है आफ्टर द गुजरात वर्सेस मुंबई गेम, वो ये निकल के आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार नंबर जो चौथे पोजीशन पे आप होगे उसके लिए कट ऑफ 16 पॉइंट नहीं होगा, कई बार 14 पॉइंट में भी हो जाता है। हाँ। इस बार 16 में भी नहीं चलेगा, शायद 17 पॉइंट लगेंगे। ऐसा हो सकता है। एक रेयर चांस है कि आप 16 पॉइंट्स पर भी क्वालिफाई कर जाओ। 14 पॉइंट तो भूल ही जाओ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। 16 पॉइंट भी एक रेयर पॉसिबिलिटी है, बट मोस्ट लाइकली आपको 17 पॉइंट ब्रीच करने पड़ेंगे अगर आपको कंफर्म टॉप 4 में आना है तो। ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन सिनेरियो है। इसको कंसिडरेशन में लेते हुए अगर हर एक टीम को कम से कम 17 पॉइंट जीतने हो तो उन्हें कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे, उसकी बातें करते हैं। लेट्स डिस्कस की कौन कितना लाइकली हमें लग रहा है टॉप 4 में जाने के लिए। सीएसके, एसआरएच और आरआर ये ऑफिशियली आउट हो चुके हैं, तो इनकी हम बातें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं करेंगे। अब आते हैं एलएसजी के ऊपर। ठीक है, एलएसजी के जो अगले 2 मैचेस हैं, एक आरसीबी से है, एक गुजरात से अवे है और एक फिर लास्ट में एसआरएच से घर पर है। ओके। इन 3 मैचेस में से अगर वो तीनों भी जीत जाएं तो भी उनके 18 पॉइंट ही बनेंगे। 17 पॉइंट्स आउट ऑफ क्वेश्चन है, चाहे वो तीनों के तीनों मैच जीत जाएं। तो मोस्ट लाइकली आप ये मान के चलो कि एलएसजी बाहर हो चुकी है। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि शायद 16 पॉइंट पे भी एक टीम क्वालिफाई कर जाए, दैट इज द ओनली प्रोबेबिलिटी दैट एलएसजी हैज ऑफ मेकिंग टू द टॉप 4। वो एक आइडियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, रियलिस्टिकली बहुत इम्प्रॉबेबल होने वाला है। तो एलएसजी का मैं ये कहूंगा कि मोर और लेस सीजन खत्म हो चुका है। ऑन पेपर दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन नहीं भी होगा तो भी आरसीबी से अगला मैच है, मोस्ट लाइकली दे लूज। बाकी टीम्स के लिए थोड़ा स्पॉइलर वाला काम कर सकती है एलएसजी, बट खुद का तो मोस्ट प्रोबब्ली खत्म है इस टाइम पे। फिर आती है दिल्ली कैपिटल्स। भाई जो टीम लगा था कि टॉप 2 जाएगी, वो अब फिर से दोबारा अपने रूट्स पे आ गई है वापस। देखो, दिल्ली को 17 पॉइंट्स ब्रीच करने के लिए अगले 3 में से 2 मैचेस ही जीतने हैं। एक हार सकती है, बट जो इनके मैचेस हैं अगले, इट्स वेरी अनलाइकली कि अभी जो उनका फॉर्म चल रहा है उसके हिसाब से वो 2 मैचेस जीत पाएंगे। पंजाब से है इनका अवे गेम, मुंबई से अवे गेम है, गुजरात का घर पे है। भाई जो 3 टीम जो कि टॉप 4 के लिए फाइट कर रही है, उन तीनों से आपके आखिरी मैचेस हैं। अभी दिल्ली का जो फॉर्म चल रहा है, आई एम नॉट बैकिंग देम टू विन 2 आउट ऑफ 3 गेम्स। भाई जेन्युइनली थोड़े इश्यूज हुए हैं डीसी में, एंड मतलब ये एक ऐसा मतलब मीम स्टार्ट हुआ था हमारे पॉडकास्ट पे, और मतलब ऐसी एक नेचुरल फ्रेज थी कि ट्रॉफीलेस बिहेवियर है ये। और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके भी ये चीज़ बोली है, बट भाई ये तो जेन्युइन स्टार्ट हो गया यार। आप इतना गंदा चोक कर गए अल्टीमेटली, और आपको पता है कि आपके आखिरी के जो मैचेस है बहुत डिफिकल्ट होने हैं। जो एसआरएच वाला मैच था वो मस्ट विन था आपके लिए, वो बच गए आपको एक पॉइंट मिल गया है। हाँ, वरना वो एक पॉइंट भी आप आपको 3 में 3 जीतने पड़ते फिर, वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली क्वालिफाई नहीं करेगी। हाँ, मुझे भी लगता है बहुत डिफिकल्ट है भाई। अब पंजाब, जीटी और एमआई, ये तीनों वही टीम्स है जो कि टॉप 4 के लिए लड़ रही हैं, कुछ तो टॉप 2 के लिए लड़ रही हैं। जैसा उनका फॉर्म चल रहा है, डीसी का आफ्टर विनिंग फर्स्ट 4 आउट ऑफ 4 गेम्स, जो इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, वो तो डाउनवर्ड ही ट्रैजेक्टरी चल रही है इस टाइम पे इनकी। तो आई डोंट सी देम विनिंग। मुझे लग रहा है कि इन 3 में से शायद ये लोग 1 गेम जीत जाए, और आई वोंट भी सरप्राइज अगर ये तीनों में तीनों हार गए। हाँ, ऐसे टाइप का है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट मैचेस हैं यार, बहुत तीनों मैचेस बहुत डिफिकल्ट हैं। तो आई थिंक डीसी का भी यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस, बट मुझे लग रहा है ये खत्म हो रहा है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग केकेआर पे। लेट्स गो। अब यहाँ से चीजें ना बहुत ट्रिकी होनी शुरू होती हैं। केकेआर को पहुंचने के लिए एक्चुअली में से तीनों जीतने हैं। हाँ, दिल्ली को तो 3 में से 2 ही जीतने हैं। केकेआर अगर आज का मैच जीत जाती है चेन्नई से, विच ऑल्दो ईडन गार्डन से बहुत टाइम से उनको नहीं हराया है, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से दे डोंट हैव एन एक्सक्यूज। अगर केकेआर आज हार रही है तो बाहर, बात खत्म, और आगे बात ही नहीं है। अनलाइकली लाइकली कुछ है ही नहीं, सीधा बाहर है। बारिश हो जाती है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी है तो भी बाहर हो जाएगी, एक ही पॉइंट 17 पॉइंट नहीं हो पाएंगे तो तब भी मोस्ट लाइकली वो नहीं आने वाले। अगर गेम पूरा होता है और केकेआर जीतती है, नाउ दे आर कुकिंग, बिकॉज फिर उनको 2 में से 2 मैच जीतना है आखिरी। एक मैच एसआरएच से है और एक मैच आरसीबी से, ऑल्दो दोनों अवे गेम्स होने वाले, बट केकेआर का दोनों ही टीम्स के ऊपर वन ऑफ द हेवीएस्ट राइवलरी रिकॉर्ड है। दोनों को पॉकेट करके रखती है यूजुअली। ऑल्दो आरसीबी ने तो इस बार पीटा था, बट घर पे खेल रहे हैं, टॉस विल बी अ फैक्टर, यू नेवर नो। केकेआर अगर आज का मैच जीत सकती है ना, दे जेन्युइनली हैव एन आउटसाइड चांस। और इसमें कोई क्या ये बायस्ड है इसलिए बोल रहा है, जेन्युइनली कोई ऐसा सीन नहीं है। आप दिल्ली के मैचेस ऑन पेपर देखो और केकेआर के मैचेस ऑन पेपर देखो, देयर इज अ जेन्युइन चांस फॉर केकेआर एज अपोज्ड टू दिल्ली कैपिटल्स। मतलब बहुत आराम If से they win today's हाँ, मतलब बहुत आराम से सोचो, सीएसके के अगेंस्ट फेवरेट्स केकेआर है इन माय ओपिनियन। भाई सीएसके जैसे सीजन जा रहा है, केकेआर के आसपास भी नहीं है इस टाइम पे। एसआरएच अगेंस्ट फेवरेट्स हैं, एसआरएच के अगेंस्ट भी फेवरेट्स है। एसआरएच बहुत ही ज्यादा, हाँ बहुत ही, वैसे भी इस सीजन बहुत गंदा गया एसआरएच का। आरसीबी के अगेंस्ट आप कह सकते हो आरसीबी ऑब्वियसली फेवरेट्स होने वाली है, बट यू नेवर नो बिकॉज इनकी राइवलरी ऐसी है। सेकेंडली वो चिन्ना स्वामी पे होना है, जिसमें आरसीबी फैंस, मैं तो आरसीबी को खुद सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, आई एम नॉट श्योर। प्लस आरसीबी लास्ट मोमेंट्स पे चोक कर रही हो, वो भी देखने को हमें मिला है। क्या पता वो भी होना ही क्वालिफाई कर गए, अगर अगले 2 मैचेस जीत जाएगी क्वालिफाई तो पक्का ही है। फिर उसके बाद फिर शायद वो हो जाएगी, थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाएगी। हो सकता है एक्सपेरिमेंट के लिए टीम दूसरी भेज दे। केकेआर जेन्युइनली हैव एन आउटसाइड चांस अगर वो आज का मैच जीतते हैं तो दे विल फैंसी इट। और मैं क्यों कह रहा हूँ, मुंबई की बात करते हैं भाई, मुंबई को भी अब अपने बचे 2 में से दोनों जीतने हैं। अगर मुंबई एक भी मैच हार गई या बारिश हो गई तो मुंबई के भी 17 पॉइंट नहीं हो सकते भाई। केकेआर 5 मैच हारी है, मुंबई भी 5 मैच हार गई है अब। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 14 पॉइंट पे है। हाँ, तो अगर एक बारिश से हो जाता है तो 15 हो जाएंगे, फिर एक जीत जाती है तो 17 हो जाएंगे। पर 17 पे अगेन क्या कंफर्म्ड है कि क्वालिफाई करेगी? कुछ कह नहीं सकते। कट ऑफ क्रॉस करनी हो अगर, हालांकि केकेआर का भी मोस्टली 17 ही बनेगा, बट मुंबई का वही सीन बन रहा है कि अब मुंबई के मैचेस की भी डिस्कस करते हैं। पंजाब से अवे गेम है, दिल्ली से घर पे आएगा, बट पंजाब से अवे गेम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आई थिंक वो दिल्ली वाला आप शायद कह सकते हो कि निकाल लेगी टीम। मैं अभी अंडर रेट नहीं कर रहा दिल्ली को, आई एम जस्ट स्टेटिंग थिंग्स हाउ दे आर राइट नाउ, क्योंकि दिल्ली के अगेंस्ट मैसिव फेवरेट्स एमआई है। बट पंजाब का भाई मतलब हमेशा उनको ऊपर नीचे रहा है थोड़ा इस सीजन में, बट जिस फॉर्म में पंजाब है, क्या आप बोलोगे कि नहीं जीत सकती पंजाब? जीत सकती है भाई, जीत सकती है। तो यहाँ पर मुंबई के लिए भी एक्चुअली में चीजें ट्रिकी होती हुई दिख रही हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड अ लॉस नाउ। वही बात है ना, वो जो स्टार्टिंग में इतने सारे मैच हार गए थे, वो कहीं ना कहीं बाइट करने के लिए आपको आ रहा है। वरना अगर आप देखोगे तो पिछले 7 में से 6 मैच जीती मुंबई, क्या बुरा कर रहे हैं, और ये भी ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। बट मुंबई का भी ये अभी थोड़ा सा फंस गया है वो। आई स्टिल बिलीव दे हैव अ मच बेटर चांस देन केकेआर फॉर श्योर। बट वही ये बात है कि मुंबई और केकेआर को अपने सारे मैचेस जीतने हैं, बट आई एम स्टिल प्लेसिंग देम अबव दिल्ली कैपिटल्स राइट नाउ, बिकॉज दिल्ली का लाइनअप और जो करंट फॉर्म है इट इज नॉट लुकिंग गुड। उसके बाद इन टीम्स की बातें करते हैं जो कि मेरे हिसाब से श्योरली दे आर क्वालिफाइंग। ठीक है, गुजरात, पंजाब और आरसीबी, इन तीनों को अपने बचे हुए 3 मैचेस में से, तीनों के 3-3 मैच बचे, सिर्फ एक ही मैच जीतना है। एक मैच जीत जाएंगे सारे, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। आई थिंक ये 3 पक्का जा रहे हैं फॉर श्योर भाई। इसमें बात है टॉप 2 कौन आएगा। तो उसमें अब देखो, गुजरात का डीसी से अवे गेम है, एक गेम एलएसजी से घर पे और एक सीएसके से घर पे। दे हैव वन ऑफ द इजियर लाइनअप्स। मुझे लगता है गुजरात टॉप 2 में आनी चाहिए। हाँ भाई, मतलब ऐसे टाइप के अगर आप 16 पॉइंट पे अभी बैठे हो तो आप आराम से आ सकते हो टॉप 2 में, आना चाहिए गिवन नंबर ऑफ गेम्स जो है आपके पास। एग्जैक्टली। पंजाब का एक दिल्ली से घर पे, एक मुंबई से घर पे, एक राजस्थान रॉयल्स से बाहर है। राजस्थान रॉयल्स को दे शुड बी बीटिंग, आई एम अज्यूमिंग। ऑफ कोर्स कोई अपसेट भी हो सकता है आईपीएल में, बट अभी बात करते हैं पेपर पे। दिल्ली को भी हरा सकते हैं, बट यू नेवर नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज से गुजरात वर्सेस चेन्नई। एंड मुंबई पंजाब में ऑन पेपर बातें हो रही है। मुंबई पंजाब में मुंबई फेवरेट्स होगी इन माय ओपिनियन भाई। कुछ कह नहीं सकते मुंबई। तो पंजाब का थोड़ा डाइसी लग रहा है अभी। ऑन द अदर हैंड अगर हम आरसीबी की भी बातें करें, एलएसजी से अवे गेम है, आई थिंक दे शुड बी विनिंग।
SRH से घर पे गेम है, दे शुड बी विनिंग. KKR से भी आइडियली दे शुड बी. हाँ, आई थिंक GT एंड RCB शुड बी टॉपिंग द टेबल. टॉप स्पॉट के लिए GT और RCB Irrelevant है. हाँ, पर मतलब टॉप 2 में आई थिंक गिवन द लाइनअप्स GT एंड RCB शुड बी टॉपिंग. पंजाब शुड बी थर्ड. फोर्थ स्पॉट पे मुझे लगता है या तो मुंबई आएगी या तो KKR आएगी. DC नहीं. DC आई डाउट यार, अभी मुझे मुश्किल लग रहा है. हाँ, DC एक्चुअली में उनको सबसे आसान काम है ऑन पेपर. मुंबई और KKR से ज्यादा आसान है. एक मैच हार सकते हैं वो, पर क्या उनका जो भी फॉर्म चल रहा है और जो हिस्ट्री रही है एंड जो डिफिकल्टी ऑफ मैचेस है, इट्स वेरी डूबियस. मतलब पॉइंट है कि DC का एक भी इजी मैच नहीं है. एक मतलब 3 में से एक भी इजी नहीं है. तीनों अगेंस्ट इजी टफ तो क्या ही कहोगे आप, बट हाँ ऑन पेपर मतलब जो आइडियली लगता है आपको उसके हिसाब से कहें. हाँ, पर मतलब आपके 3 उन कंटेंडर से जो कि लगातार वो भी टॉप 4 के ही लड़ रहे हैं, आपको उनसे मैच करना है. तो 4 पॉइंटर्स वाला सीन होता है हमेशा भाई. इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट हम लोग इस टाइम पे भी एंड आई अग्री विद इट कि KKR probably has a better chance of qualifying than Delhi Capitals. But सबसे बेहतर हम अभी मुंबई को गए. I think ideally GT RCB top 2, पंजाब third, मुंबई fourth. KKR just misses out. हाँ. And Delhi Capitals bottles it. ये मुझे लग रहा है. LSG I would say they have punched above their weight. अगर बॉटम 3 से escape करके 7th पे फिनिश करते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर करा उन्होंने. But ultimately हाँ, मतलब वो आ ही गया अपने डिक्लाइन आ ही गया जो हमें एक्सपेक्टेड था. SRH, RR एंड CSK ऑलरेडी बाहर हैं. अपार्ट फ्रॉम RR जो 2 बचे टीम से वो शॉकर है मेरे लिए. CSK और SRH बॉटम 3 होंगे, मैंने नहीं सोचा था. RR I was kind of expecting ऐसा हो सकता है. So all in all भाई टेबल could be shaping up really well. एंड जो पेपर पे दिख रहा है सिनेरियो और जो लॉजिकली चीज़ें होनी चाहिए, ऑफ कोर्स शॉकर्स हमें मिलेंगे. आई एम प्रिटी श्योर ये अल्टीमेटली निकल के आएगा नहीं ऐसा, बट अभी जैसा लग रहा है GT RCB एंड पंजाब मुंबई होने चाहिए. KKR के फैंस बहुत हैं हमारे चैनल पे, तो देखो भाई कहीं आज ही झटका ना लग जाए. आज ही पता चले पॉडकास्ट से कुछ घंटे बाद KKR मैच हार गई या बारिश हो गई, बोल दो बेटा खेल लो, तो पता चले वही हो जाए. बट यू नेवर नो. मतलब IPL की रेस इंटरेस्टिंग होने वाली है. आई थिंक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर इस बार होगा वो 4th पोजीशन के लिए ही है. टॉप 3 मोर और लेस सॉर्टेड ही रहने वाले हैं. अगर पंजाब मुंबई को हरा देती है एक मैच में तो चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी. सो यू नेवर नो. बट अब हम चलते हैं प्रीव्यूज के ऊपर. आज के जो मैचेस की बातें करते हैं जल्दी से. KKR वर्सेस CSK, अभी हम इसी की बात कर रहे थे. हेड टू हेड और नैरेटिव की बात करें तो यार KKR फाइनली इस सीजन में पहली बार 2 में से 2 मैच लगातार जीती है. ऑन द अदर हैंड चेन्नई, मुझे लगता है देखो लास्ट टाइम जब ये दोनों खेले थे KKR ने इस सीजन का बिगेस्ट ह्यूमिलेशन उनको दिया है. 10-11 जितने चेपॉक पे उनका सबसे गंदा टोटल था. 103 समथिंग रन बनाए थे इन्होंने. बिगेस्ट ह्यूमिलेशन था वो. नारायण मास्टर क्लास थी वहां पे बैट और बॉल के साथ. बट इन सेइंग दैट KKR एक्चुअली में उस टाइम पे भी एक मैच जीती थी, एक हार रही थी. अभी बेटर कर रही है. 2 मैच लगातार जीती है. चेन्नई भी आई वुड से आर डूइंग बेटर राइट नाउ विद द न्यू टीम. थोड़े ज्यादा नए प्लेयर्स है विद द हंगर टू प्रूव. पिछले 1-2 मैचेस में वो क्लोज भी आए जीतने से. पंजाब वाला मैच अगर आप देखो तो, RCB वाला मैच अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे दे आर रीग्रुपिंग. थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है CSK टू सम एक्सटेंट. थोड़ा सा आ गया. डेवॉल ब्रूअर्स के साथ, सैम करन के साथ, आयुष मात्रे के साथ थोड़ा सा बेटर हमें लग रही है. तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी एज इजी फॉर KKR एज इट वाज इन द फर्स्ट मैचअप जो इस सीजन में हुआ था. उस नैरेटिव को कंसिडर करते हुए, प्लस दिस इज द लास्ट होम गेम फॉर कोलकाता. और इस साल क्राउड बहुत डिसअपॉइंट करी है मुझे तो ईडन गार्डन्स. आई डोंट नो कि क्राउड का सीन है या फिर इन लोगों ने मैनेजमेंट गलत करा है कि पैसे ज़्यादा चार्ज करे. क्योंकि कुछ लोग जो कोलकाता में रहते हैं, जो हमारे ऑडियंस में, उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी गेम्स के वो प्राइसेस हाइक कर देते हैं, जिसके चक्कर में लोग आ नहीं पाते. वॉट एवर इट इज़ भाई, मतलब ईडन गार्डन्स इज अ हिस्टोरिक स्टेडियम एंड यहाँ पे ऐसी टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट पिछले 5 में से 3 बार KKR जीती है, इंक्लूडिंग द बिग ह्यूमिलेशन दे गिव टू CSK अर्लियर दिस ईयर. टॉस, आई थिंक विन टॉस बैट. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो ड्राई पिच ही मिलेगी वहाँ पर. चेपॉक में भी उन्होंने ये ट्राई करा था, KKR के फेवर में चली गई थी बात. तो व्हाई वुड यू वांट टू चेंज दैट? आई थिंक ड्राई पिच ही मिलेगी एंड यहाँ पर आप पहले बैट करके 180 से ऊपर ही बना दोगे तो चेन्नई से चेज नहीं होगा. सेफर ऑप्शन इज बैट फर्स्ट, क्योंकि KKR खुद फंसती है चेज करते वक्त टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर. क्योंकि अगर हम लोग अब लाइनअप्स की बातें करें तो वेंकटेश अय्यर तो ड्रॉप नहीं होने वाले. हाँ. सो
वन सेकेंड अगर आप मेरे से पूछोगे मैं क्या चाहता हूँ, लवनीत कम्स इन फॉर वेंकटेश अय्यर, विच आई नो विल नॉट हैपन बट आई विल स्टिल कीप सेइंग इट. अच्छा यहाँ पे अब देखो मुझे ये भी लगता है कि गुरबाज के ऊपर एक टफ कॉल लेनी पड़ेगी, जो मैंने पहले भी कहा था. नोकिया को आप लेके आओ, एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेन पेसर लेके आओ, और वैभव अरोड़ा को हम डेथ बॉलिंग में ट्रस्ट नहीं कर सकते. एंड फॉर अच्छा एक चीज मैं अभी से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ भाई, हमने लास्ट पॉडकास्ट में बड़ी बातें करी थी रहाणे की कप्तानी का, जो कि रसल को कैसे यूज़ कर रहे हैं. उस पर लोगों ने एक नया चीज़ कमेंट करना शुरू कर दिया है कि आप लोगों को पता नहीं है बट रसल जो है वो अर्थराइटिस का वो कर रहे हैं. भाई ये चीज़ हम लोग सीजन के पहले मैच से वो कवर कर रहे हैं. जाओ मुझे प्रूफ लेके आओ कहाँ पे अर्थराइटिस का कुछ लिखा हुआ है, कोई मेंशन है. ये हवा में उड़ती हुई बातों पे आप ट्रस्ट क्यों करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता. जब तक किसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि अर्थराइटिस है या क्या प्रॉब्लम है तो मत बिलीव करा करो. सेकेंडली जो कह रहे हैं कि नहीं घुटने में वो हो रहा है ये हो रहा है, अगर आप एक्चुअली में आईपीएल शुरू होने से पहले केकेआर के प्रैक्टिस गेम्स और उनकी ट्रेनिंग सेशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हो, रसल बोल्स विद फुल ब्लोन कैपेसिटी, तो ये इस मिथ को आप बिलीव मत करिए कि वो आधे इंजरी में लेके चल रहे हैं. थर्डली रहाणे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमेशा कहा कि रसल इज फाइन और उनको मैं एज पर द नीड यूज करूंगा. तो ना रहाणे ने ये चीज की है, रहाणे ने हमेशा कहा कि वो एकदम फिट है. ट्रेनिंग सजेस्ट की रसल एकदम फिट है, फुल ब्लोन पे बॉल डाल रहे हैं. अर्थराइटिस का जो रूमर है वो कहीं से कुछ प्रूवन नहीं है. तो जब सारी बातें इस चीज़ के फेवर में है कि रसल इज कम्प्लीटली फिट टू बोल 4 ओवर्स, तो ये चीज़ें हम लोग क्यों रूमर्स को स्प्रेड करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता. और ये एकदम से ये कुछ मैचेस में कहाँ से फिट हो जाते हैं. अच्छा कुछ में मैं 3 ओवर भी डाल दूंगा, कुछ में 2 भी डाल दूंगा. रहाणे यूज नहीं करेंगे वाली हरकत है वो हो रही है कि आज मैं डिसाइड करूंगा. हाँ रहाणे यूज नहीं करेंगे पर नारायण कर सकते हैं. नारायण आके 2 डलवा सकते हैं लास्ट में. लोगों में मुझे ये समझ नहीं आता, पूरी मैनेजमेंट आके एक यूनिफाइड स्टांस दे रही है, कोई वहाँ पे आप पैराडॉक्स नहीं दिखोगे. सबकी स्टेटमेंट हुई है कि पूरा फिट है वो बंदा, पर हमें पता नहीं कौन से अंदर के लीक को बिलीव करना है. मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई. जब कोई बंदा ऑफिशियली मुझे पर्चा ले आएगा डॉक्टर का कि उसको अर्थराइटिस हो रहा है, मैं मान जाऊंगा. भाई हवा में उड़ती बातों को बिलीव करना. व्हाइल वी आर एट इट, काफी लोग भाई ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप लोग रहाणे करते रहते हो, जो रियल प्रॉब्लम है वेंकटेश अय्यर उन्हें कॉल आउट नहीं करते. वो तो पॉडकास्ट बिना देखे बोल देते हैं ना, शॉर्ट से बोल देते हैं. ये तो भाई मतलब ये तो हम स्टार्टिंग से कॉल आउट करते आ रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर को तो बाहर करना ही करना है इस टाइम पे टीम से. नहीं वो तो चलो जो रहाणे कप्तानी की प्रॉब्लम वो कॉल आउट तो करोगी ना. अब एक बंदा गलत करे थोड़ी दूसरा नहीं करेगा. वो कमेंट उससे आता है, शॉर्ट से आता है. हाँ वो क्योंकि देखते नहीं है तो पॉडकास्ट से उससे लगता होगा. बट ये तो ये रसल क्या ये सब ड्रामा मेरे को नहीं सुनना है कमेंट्स में आके, मैं पहले बता रहा हूँ. बट इसीलिए कंसिडरिंग दिस बिकॉज ही इज टोटली फिट एंड स्टिल रहाणे डज नॉट वांट टू बोल हिम, आई वुड रादर हैव एन एक्सपीरियंस फॉरेन पेसर फॉर द डेथ ओवर्स. नोकिया गुरबाज की जगह पे आएंगे क्योंकि लवनीत मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर की जगह पे आने चाहिए, तो विकेट कीपिंग सॉर्टेड है ऑलरेडी. और इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि गुरबाज अगर जा रहे हैं तो लोग कहेंगे बैटर कम हो गया, एक बॉलर आया. आप वैसे भी 9 बैटर खिला ही रहे हो ना. मोइन अली के साथ अनुकूल रॉय अगर खेलते हैं तो उनके साथ 9 बैटिंग ऑप्शंस होती हैं, तो उनको कम करके 8 ही कर दो. 8 ज्यादा की जरूरत अभी नहीं है आपको. प्लस ऐसी विकेट्स पे वैसे भी लोग थोड़ा सा एंकरिंग मोड पे भी चल रहे हैं, तो यू वुड नॉट बी लुकिंग टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ बॉल्स दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल. तो स्ट्रैटेजी में जब चेंज हुआ है तो वैसे भी मैं कहता हूँ 8 बैटर काफी है. 9वें नंबर पे अब रखना है आस्किंग फॉर टू मच. इट इज अ ग्रेट एड ऑन टिल द टाइम इट इज नॉट हैम्परिंग योर बॉलर्स. नंबर 8 तक एसेंशियल है, 9 पे इट्स अ लग्जरी. 9 को आपको चाहिए तो वो हर्षित राणा कर लेंगे भाई, उतनी बैटिंग वो भी कर लेंगे. हाँ इतना तो कर ही लेंगे भाई, वो छक्के तो मार ही लेते हैं इतना. वो अगर मैं सीएसके की बातें करूँ, आई थिंक एक चेंज जो कि वो सोचना चाहेंगे, ऑल्दो सेम टीम इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ड्राई पिच हो सकती है. तो क्या अश्विन को वापस आना चाहोगे आप किसकी जगह? या तो अंशुल कंबोज जो कि एक्चुअली में अच्छी बॉलिंग करे थे पिछले मैच में. एक और ऑप्शन हो सकता है बिकॉज सीजन खत्म हो चुका है, तो टेम्पलेट को बचा के मुझे क्या ही करना है नंबर 8 तक. दीपक हुडा को नहीं खिला रहे आप अच्छे से, उसी जगह पे ले आओ. हाँ भाई बैटिंग तो अश्विन भी कर सकते हैं एंड बॉलिंग में ऑफर ही एक्स्ट्रा ही करेंगे वो अल्टीमेटली. तो हाँ कायदे से आप ला सकते हो. ऑल्दो पता नहीं भाई यार अश्विन को जिस तरीके से ट्रीट करा है सीएसके ने, आई डोंट. हाँ भाई थोड़ा अजीब लगा देख के. मतलब कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा आपने बढ़ाई करी उनकी, जब आप उनकी होम कमिंग हुई थी आपने वीडियोस बनाई, फिर आपने स्केपगोट भी उनको ही बना दिया टू द पॉइंट कि वो आस पास भी नहीं दिख रहे लाइनअप के. तो कायदे से तो आप कर सकते हो. ऑल्दो मतलब मैं वही कहूँगा कि आई थिंक ज़्यादा चांसेस यही है कि धोनी सेम ही लाइनअप के साथ जाएंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. हाँ की बैटर्स में नारायण वर्सेस खलील रखना चाहता हूँ. नारायण द बैटर हियर. वन सेकेंड, खलील अहमद के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लास्ट मैच और मारूश शेफर्ड से जो पिटाई हुई है, पावर प्ले में कम बैक करना चाहेंगे वो. नारायण को ही हैज टू मेक अ स्टेटमेंट. I think he has been one of our more consistent batters, to be honest. सुनील नारायण ना बहुत अंडररेटेड रहे हैं भाई इस सीजन. रघुवंश भाई MVP की लिस्ट में टॉप 5 में है. हाँ अभी भी या
एंड उसमें उनके बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस गिने जा रहे हैं. Yeah. तो आई थिंक लास्ट मैच में परफॉर्म करा था विद द बैट. करेंगे तो इट्स अ डिफरेंस मेकर. हाँ हैंड्स डाउन, मतलब उनके से इम्पैक्ट कोई नहीं देता. रघुवंशी वर्सेस नूर, ये भी मैं मिडिल ओवर्स में देखना चाहता हूँ. रघुवंशी हैज एक्चुअली बीन अ लिटरल हैक ऑन टर्निंग ट्रैक्स फॉर केकेआर, जहाँ पे बाकी लोग स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे. रहाने की इनफैक्ट पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रेट स्लो होती है, बट रघुवंशी कीप्स ऑन टेकिंग द बॉल. वेरी क्रूशियल बैटर फॉर केकेआर अगर उनके अराउंड बिल्ड करना है तो. फॉर सीएसके इस बैटिंग में कहूंगा आयुष मात्रे वर्सेस वैभव अरोड़ा. Webber Arora is going to be the easiest target for him. Yeah. And though uncapped Indians going at it in the IPL, what better side? बहुत मतलब important की battle रहेगा ये. And Devolve Brewers versus वरुण चक्रवर्ती. Devolve Brewers is an X factor and वरुण चक्रवर्ती के जो गूगलीज हैं कोई नहीं पढ़ रहा. नहीं कर पा रहा यार. Indians भी नहीं पढ़ पा रहे अभी तो लेटली दुर्जय वगैरह को देखो तो. Devolve Brewers को आउट करना पड़ेगा भाई. पिछली बार तो थोड़ी आरसीबी की किस्मत अच्छी थी. LBW हो गए थे. बट यहाँ पे he is going to be an important wicket. Predictions क्या लग रहा है भाई? केकेआर शुड बी विनिंग दिस गेम. मैं ये कहूंगा कि हाँ, मैं वही कहूंगा कि शायद ऐसा ना हो कि वन साइडेड गेम होगा. क्या पता थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए एंड में आता है, जैसे आरसीबी के अगेंस्ट काफी डिफिकल्ट हो गया था. तो क्या पता क्लोज चला जाए गेम. बट भाई अगर केकेआर ये विन नहीं निकाल पा रही है इन अ मस्ट विन सिचुएशन, सीएसके एट देयर लोएस्ट राइट नाउ, इससे गंदा सीजन कभी उनका गया नहीं है. नथिंग टू प्ले फॉर सीएसके के लिए, केकेआर के लिए एवरीथिंग टू प्ले फॉर राइट नाउ. जितने स्टेक्स हाई हैं, जितने ज़्यादा मोटिवेशन आपको चाहिए होता है, वो सब कुछ अभी आपके पास ही होगा. अगर उसके बाद भी आप नहीं जीत पा रहे देन इट्स अ शेम भाई. इट्स अ शेम एंड होपफुली दे डू टर्न अप बिकॉज अभी थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. एक थोड़ी सी प्राइड वाली बात आ जाती है, बट इट विल बी अ शेम फॉर केकेआर आल्सो. मतलब ये आपको केकेआर को वन ऑफ द इजीएस्ट आखिरी के 4 मैचेस का लाइनअप मिला है. हाँ, अगर आप ये भी बॉटल कर रहे हो तो फिर मैं क्या ही कहूँ. आई थिंक न्यूट्रल्स को भी केकेआर को सपोर्ट करना चाहिए इस मैच में, क्योंकि अगर वो केकेआर जीतेगी तो ही ये जो स्पाइस अप होगी रेस, जिसकी भी हमने बात करी है पिछले सेगमेंट में, तभी वो चीज़ और ज़्यादा निखर के आएगी. खैर बिल्कुल सही बात है. लास्ट मैच पे चलते हैं. कल का जो मैच होगा पंजाब डीसी का, इसकी बातें थोड़ी कर लेते हैं. पंजाब अ कमांडिंग विन ओवर एलएसजी. धर्मशाला में खेल रहे थे एंड फाइनली ऐसा लग रहा है कि जो इनका नया घर है ये, क्योंकि आई थिंक ओरिजिनली इनका मेन घर हो सकता था, बट इस पे इनको कंडीशंस काफ़ी सूट कर रही हैं. हमने प्रेडिक्ट भी करा था आईपीएल होने से पहले. ऑन द अदर हैंड दिल्ली बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग्स. दिस इज अ मैसिव 4 पॉइंटर बाय द वे. ये डायरेक्ट आप वो क्लेम बना रहे हो 3rd और 4th स्पॉट के लिए. दिल्ली भाई दे आर नॉट लुकिंग गुड. आई वॉन्ट टू क्विकली टॉक अबाउट द एसआरएच गेम. वहाँ पे इनकी किस्मत अच्छी थी, बच गए. पैट कमिंस ने जो बॉलिंग करी है भाई, टिपिकल टेस्ट मैच जो लेंथ होती है ना, वहाँ पे हार्ड लेंथ आप बॉलिंग कर रहे हो. करुण नायर को आती उन्होंने निकाला. जो बॉल कमिंस की निप करती है उस हार्ड लेंथ से, इट वॉज बॉर्डर लाइन अनप्लेबल. अब क्या ही करते उस चीज़ में, स्पेशली कमिंग सो अर्ली. करुण नायर जल्दी आउट होते हैं. उसके बाद भी जो विकेट गिरा, आप अभिषेक पोल का विकेट देखोगे, बॉल व्हेन कमिंस इज एक्चुअली इन हिज रिदम बिकॉज ऑफ हिज टॉल हाइट, वो बाउंस भी एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं. जिस बॉल पे पोरल आउट हुए थे एक्चुअली में बॉल बहुत ज़्यादा पीछे पिच हुई नहीं थी. इट वॉज मोर ऑन द गुड लेंथ एरिया. वहाँ से भी उनका टॉपर्स निकाल के देते हैं. वो डाउन द लेग साइड जा रही थी बॉल. कमिंस ऑन सॉन्ग, उसका तो कैच ही बड़ा अच्छा पकड़ते हैं अक्षर पटेल का, जो कि वहाँ पे अकेले रिदम में लग रहे थे थोड़ा बहुत. बट आप उनका फॉल देखो भाई दिल्ली कैपिटल्स का. कमिंस ने सिंगल हैंडेडली टीम को तोड़ दिया. फैट डू प्लेसी को भी अंडर एज लगता है. उनाटकट ने राउंड द विकेट आके बॉल को बाहर एंगल करा था. सीम अगर आप उनका देखोगे तो फर्स्ट स्लिप की तरफ था वो, राउंड द विकेट आके. केएल राहुल की ड्राइव पेज निकालते हैं वहाँ पर. वो पूरी टीम खुल गई थी भाई, कुछ था ही नहीं दिल्ली के पास. एसआरएच ने काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिखाया वहाँ पे. एंड मैं वही कहूँगा कि वो मैच डीसी फैंस को भाई शुक्र माननी चाहिए कि वो बारिश हो गई अल्टीमेटली, वरना ये मैच खत्म था ऑलरेडी. 1 पॉइंट आपको मिल गया ना, अभी भी आप अच्छी खासी रेस में बने पड़े हो. बट मैं यही बोलूँगा डीसी के लिए कि ये जो एक्सपेरिमेंटेशन मोड इनका चालू हुआ था, स्टार्टिंग विद दैट थिंग कि भाई हम लोग आशुतोष शर्मा को लाएंगे, शायद नहीं लाएंगे, हम लोग एक लेस बैटर के साथ जाएंगे, फिर देखा जाएगा. वो इस मैच में भी करके दिखाया. इट डज नॉट वर्क. इनका जो ये ओपनिंग का जो चीज़ है, अभी हम लोग कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जेएफएम को नहीं आना चाहिए क्योंकि अब आपका सेटल हो चुका है, अब आपको इसके साथ जाओ. अभिषेक पोरल जो ओपन कर रहे थे अभी तक फाफ डू प्लेसी के साथ, तो ये एकदम से करुण नायर को कराने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये बहुत क्लियर लग रहा है कि जब चीजें अच्छी हो रही होती है ना, कभी कभी आपसे झेल नहीं जाती कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है मेरे साथ. ऐसा लग रहा है देखिए डीसी को भाई, मतलब जबरदस्ती के फालतू सेल्फ सैबोटेज. अगर यही करना था और जेएफएम नहीं खेलने थे, फिर आपको तो आप केएल राहुल को ही खिला सकते थे. अभी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 1-2 मैच पहले केविन पीटरसन ने ये चीज़ बोली थी कि आप मुझे बताओ मैं नटराजन को कहाँ फिट करूँ. अब फिट 12 में नहीं हो पा रहे, अब एकदम से नटराजन आ जाते हैं टीम के अंदर. तो देख के लग रहा है कि भाई ये पहली बात तो ये सेम
माइंडसेट से जा नहीं रहे, हर मैच में इनका माइंडसेट बदल जा रहा है। अक्षर पटेल ने रैंडमली इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं, केविन पीटरसन ने रैंडमली इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं, जो लाइनअप अच्छा खासा चल रहा था उससे आप स्टिक कर नहीं पाए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि भाई डीसी का इतना गंदा डाउनफॉल हुआ है। एंड ये चीज़ हमेशा यार मतलब ये तो अक्रॉस स्पोर्ट्स बात रही है, एंड आईपीएल में क्रिकेट में तो स्पेसिफिकली चीज़ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ चलती आ रही है आप उसको क्यों बिगाड़ना चाहते हो। कितना ज़्यादा रोहित शर्मा ने फोकस डाला था 2023 वर्ल्ड कप में कि भाई वो सेम ही लाइनअप खेलेगा, नेदरलैंड्स का गेम्स भी वही लोग खेलेंगे, रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड कप है भाई, ये तो आईपीएल है, तो कर दो ना ये चीज़। नहीं, मुझे ये जनरली चीज़ समझ में नहीं है। दिल्ली का मुझे वही लगता है कि वो अपने आप ही चाकू घोंप रहे हैं, हाँ जबरदस्त जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। या मस्ट बी सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द फैंस, बट आई होप दैट दे आर आइडेंटिफाइंग कि क्या गलत हो रहा है, बिकॉज विनिंग स्ट्रैटेजी को आप क्रूशल स्टेज पे आके चेंज क्यों कर रहे हो, ज़बरदस्ती टिंकर क्यों कर रहे हो। आशुतोष शर्मा को वो ड्रीम को हम लोग सेल कर रहे हैं कि शायद जरूरत ना पड़े तो एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा। भाई 6 प्रॉपर बॉलर्स 4 ओवर डालने वाले आपके पास है, प्लस 1-2 ऑलराउंडर से काम चल जाएगा। 7वां प्रॉपर बॉलर लाने की जरूरत क्या है? इट इज सो वेरी एविडेंट कि जब आप एक बैटर शॉट खिलाते हो इन द होप्स कि आपको इम्पैक्ट प्लेयर पे एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा सेकंड इनिंग्स में, आपके बैटर्स ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली सोचते हैं वो चीज़ बैटिंग नहीं है नीचे, कि बैटिंग नहीं है नीचे, थोड़ा खींच लेता हूँ फिर हमें बेनिफिट मिल जाएगा सेकंड, एंड इन दैट परस्यूट दे आर नॉट एबल टू मैक्सिमाइज देयर स्ट्राइक रेट। मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। आई थिंक पंजाब हैज़ अ मैसिव अप हेयर ओवर दिल्ली कैपिटल्स, एंड दिल्ली अगर ये मैच हारती है, बचे 2 मैचेस है गुजरात और मुंबई, टॉप 2 वाले जो टॉप 4 में जो ऑलरेडी बैठे फंस जाएंगे, बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। पिछले 10 में से वंस अगेन 7 मैच दिल्ली जीती है, पिछले 5 में से 3 मैच दिल्ली जीती है, तो रिकॉर्ड उनका एक्चुअली में अच्छा है। ओके, बट करंट सिचुएशन में पंजाब इज अ डिफरेंट बीस्ट, एंड दिल्ली इज ऑन अ रोड टू सेल्फ सैबोटेज देयर सक्सेस। पता नहीं क्यों। टॉस की बात करते हैं। थिंक टॉस जीत के बैटिंग अब तो क्या ना सेफ है, पिछली बार जितनी बॉल स्विंग कर रही थी सेकंड इनिंग्स में, कायदे से बैटिंग करना चाहोगे। हाँ, अल्टीमेटली हमने टॉस पे चीज बोली नहीं थी, बट अल्टीमेटली जब हमने मैच खत्म हुआ तब देखा कि भाई वो स्विंग जेन्युइनली बहुत ज्यादा कर रही थी। अब पता चल गया ना कि पिच कैसे बिहेव करेगी, तो शायद पहले बैटिंग करना चाहो वहां पर। प्लेइंग इलेवन में देखो, पंजाब के लिए मैं कहूँगा सेम टीम मोस्टली, बट आप 1-2 चेंजेस एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि 9 बैटर्स खिलाने का कोई सेंस है नहीं यहाँ। तो वहां पे ना स्टॉइनिस एज अ 6th ऑप्शन वो मुझे वाइबल नहीं लगते पर्सनली, उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप एक जैसे या तो आप जॉश इंग्लिश को सैक्रिफाइस करो या तो स्टॉइनिस को सैक्रिफाइस करो, बट उन दोनों में से किसी को हटा के यू ब्रिंग इन एन एक्स्ट्रा बॉलर। ओके, अब वो आपको यश ठाकुर रखने हैं, हरप्रीत ब्रार रखने हैं, जो रखने हैं, विजय कुमार विशेख से कंटिन्यू कराना है, यू ब्रिंग इन 1 एक्स्ट्रा बॉलर। एक हार्ड कॉल होगी बिकॉज इंग्लिश ने तो डिसेंट परफॉर्म करा भी है, बैटिंग से तो करा ही अच्छा ही परफॉर्म करा है। तो एक बॉलिंग के चलते हुए आप एक बैटर को निकालने वाले हो, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ हार्ड कॉल, बिकॉज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। बट मुझे लगता है टेम्पलेट में श्रेयस अय्यर विल हैव मच बेटर ऑप्शंस अगर उनको एक छठा प्रॉपर बॉलर मिल जाएगा। तो स्टॉइनिस अनफॉर्चुनेटली इस साल वो नहीं करते। कायदे से देखा जाए तो 8 बैट्समैन भाई इनफ है, उससे ज़्यादा की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं आपको। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है यार। मतलब अगर आप हरप्रीत ब्रार को खिला लोगे फॉर एग्जांपल, और तो घर पे यहाँ पे कितना खेलेंगे धर्मशाला में, देखने वाली बात है, वो भी बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी नंबर 9 पर। तो मुझे लगता है दे शुड ट्रस्ट देयर बैटर्स एंड गो विद मोर ऑप्शंस इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। कुछ मैचेस में करा भी है बाय द वे उन्होंने, अब करेंगे कि नहीं देखते हैं। दिल्ली का मुझे लगता है देखो नटराजन आए हैं, सही बात है, बट क्या मुकेश की जगह आने चाहिए या फिर चमीरा की जगह आने चाहिए? भाई कायदे से तो मुकेश ने एक वो बैड मैच गया था उनका, बीच में इतने अच्छे मैच जा रहे थे, 4 विकेटें भी ली थी। उसके बाद भी जो नेक्स्ट मैच था उसमें भी उन्होंने 2 ओवर डाले थे, एंड ही वाज वेरी इकोनॉमिकल। जब हमने कहा था कि आपको जरूरत थी चमीरा से बॉल डलवाने की, अल्टीमेटली मतलब दैट्स लाइक सेइंग कि केएल राहुल के पिछले 3-4 मैच अगर थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो उनको निकाल दो। हैविंग सेड दैट केएल राहुल को भी भाई ही हैज टू बी बैक इन फॉर्म, मतलब ऑफ रेट उनके रन थोड़े से डिप हुए हैं, थोड़ा इंपैक्ट भी कम हुआ है स्ट्राइक रेट के। हाँ, तो वो वापस उनको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बट द बिग क्वेश्चन फॉर मी इज डज जीएफएम कम बैक? नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं, कैसा लग रहा है कि माइट एज वेल ट्राई हिम। भाई लास्ट 3 मैचेस हैं, मुझे लगता है दैट इज द मोर डम थिंग टू डू ना। अगर आप थोड़ा सा, अभी हम बात ही कर रहे हैं कि सेल्फ सैबोटेज क्यों कर रहे हो, जो विनिंग कॉम्बिनेशन स्टिक करो। ये जरूर मैं कहूंगा, आई थिंक नटराजन, चलो अगर आपको कह रहे हो कि आपको चमीरा खिलाने खाना है, स्टिक विद नटराजन, कोई बात नहीं। आशुतोष को स्टार्ट कराओ। हाँ, पहली बात तो स्ट्रेटेजिकली ये 8 बैटर्स दिखने चाहिए आपको, वो क्लैरिटी दिमाग में रखो कि भाई 6 ही बॉलर हैं, जाना है काम, और 8 बैटर आपको दे रखे हैं, अब आप मार के खेलना। सेकेंडली ओपनिंग में शफलिंग बंद करो। आई थिंक अगर फैफ और पोरेल से ओपनिंग करनी शुरू करी थी
स्टिक टू इट। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी होता है। करुण नायर को आप हर दूसरे मैच ऊपर नीचे कर दोगे, कभी 4 पे कभी ओपनिंग पे, फिर कहोगे रन क्यों नहीं आ रहे, ऐसे नहीं चलता भाई। हाँ मतलब कायदे से तो भाई यही होना चाहिए। एंड जो इंस्टेंट है मेरा वो यही कह रहा है कि भाई आइडियली तो आप उसको ही बैक करना चाहोगे जो चीज़ चल रही थी अभी तक। बड़ा ऐसा होगा नहीं भाई, नहीं मैं तो कह रहा हूँ जीएफएम नहीं आएंगे, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या आ सकते हैं, क्योंकि मतलब एक वो आइडिया एंटरटेनिंग तो है, मतलब बिकॉज इफ ही गेट्स गोइंग तो फिर तो खत्म कर सकता है वो। तो मेरे हिसाब से इसको मैं डिप्लोमेटिकली कैसे आंसर कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि अगर आपको चेंज करने ही है अपने ओपनिंग पेयर्स एंड इफ यू आर स्टिल नॉट गोइंग टू स्टिक विद इट, तो माइट एज वेल ट्राई जीएफएम। अगर हम की बैटल्स की बातें करें, श्रेयस वर्सेस स्टार्क इज द पॉपकॉर्न अफेयर फॉर मी। इतना मजा मुझे किसी में नहीं आएगा। मुझे श्रेयस अय्यर को देखना स्टार्क को तोड़ते हुए, जो कि मैंने मिस करा था 23 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। होपफुली आज देखने को मिलेगा। शशांक वर्सेस नटराजन डेथ ओवर्स में स्पेशली बहुत क्रूशियल होगा। शशांक ने जो लास्ट मैच में बैटिंग करके दिखाई भाई, नटराजन वुड बी सो क्रूशियल इन मेकिंग श्योर कि जो उनके रादर लेस एक्सपीरियंस्ड फिनिशर्स हैं, लाइक यानसन, अगर आपका नंबर 8 पे आते हैं तो स्टोरेज को जल्दी एक्सपोज करो आप थोड़ा सा। सूर्यान शेगड़े अगर खेलते हैं तो उनके ऊपर बात आ सकती है। इनको आप लाओ इंस्टेड ऑफ शशांक, बिकॉज नाउ दे हैव रियलाइज कि शशांक को नंबर 7 पे फिक्स नहीं करना हमें। अगर ओवर कम बचे तो उनको प्रमोट भी कर सकते हैं। वो चीज़ देख के अच्छा लग रहा है। फैफ डु प्लेसी वर्सेस अर्शदीप सिंह, गोज विदाउट सेइंग फैफ हैज बीन वन ऑफ द मोर रिलायबल बैटर्स रिसेंटली। और अर्शदीप सिंह जो पावर प्ले में विकेट निकाल के दे रहे हैं, मतलब बंदे को 3 ओवर भी डलवाए थे लोगों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्टली स्टब्स वर्सेस विजय कुमार विशक, अगर वो खेलेंगे तो डेथ ओवर्स में 1 सेकंड वुड बी वेरी क्रूशियल। पिछला मैच अच्छा नहीं गया था विशक का, बट आई होप कि अगेंस्ट स्टब्स वो एक अच्छा चैलेंज होगा एंड ही हैज टू टर्न अप, जैसे उन्होंने गुजरात वाले मैच में करा था जो पहला मैच था तो वहां पे वो कर सकते हैं। उनको ज़्यादा चांस मिले नहीं वहां पर। बट प्रेडिक्शंस की अगर हम बातें करें तो क्या पंजाब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है दिल्ली के लिए अभी? आई थिंक कायदे से तो लग रही है। अगर हम नैरेटिव वाइज देखेंगे तो, प्लस ऑफ लेट जो उनका फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से भी देखें तो पंजाब, आई थिंक पंजाब फेवरेट्स तो है इस मैच में, क्योंकि घर पे भी खेल रहे हैं भाई अल्टीमेटली। आई वोंट से कि डीसी एक शॉकर पुल ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि जो टीम स्टार्टिंग के 4 में से 4 मैच जीत सकती है वो इस चीज़ से केपेबल तो है ही। बट आई एम थिंकिंग सेम, आई थिंक पंजाब जीत जाएगी ये मैच। हो सकता है क्लोज जाए बट पंजाब विल टेक इट। और अगर पंजाब जीतेगी तो 4th स्पॉट की जो रेस है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिर केकेआर, मुंबई और दिल्ली तीनों को अपने बचे मैचेस जीतने पड़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। तो आई थिंक हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। विद ईच गेम क्वालिफिकेशन सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वील कीप डिस्कसिंग इट थ्रू आवर लाइव स्ट्रीम्स एंड आवर पॉडकास्ट। होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। लेट अस नो हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। कुछ इंसाइट मिली हो अच्छी तो वो भी मेंशन करेंगे, मुझे आज ये सीखने को मिला। और बाकी आई थिंक मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। आज आपको लाइव भी मिलेंगे, बाकी अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं।